तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड के जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मम्मी ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया। एक मेल एयर इंश्योर करने के लिए उन्होंने डेली 4 बार स्पाइसी हॉट पॉट खाना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि बड़े हुए पेट के साथ स्क्वायर में डांस भी किया। पर अचानक एक फॉर्चून टेलर ने एंट्री मारी और प्रेडिक्ट किया कि ये भी पक्का एक लड़की ही होगी। ये सुनते ही तुम्हारी मॉम का फेस उतर गया। उन्होंने ये प्रेगनेंसी सिर्फ एक सन के लिए प्लान की थी। अगर एक और डॉटर आई तो 9 फेरीज की कास्ट पूरी हो जाएगी। इमोशनली ट्रिगर होकर उन्हें प्रीमेच्योर लेबर स्टार्ट हो गया और इस तरह फैमिली के इकलौते प्रेशियस बॉय यानी तुम्हारा ग्रैंड बर्थ हुआ। और इससे पहले कि तुम एक रिच एयर की लाइफ एंजॉय कर पाते, एक इनफर्टाइल कपल ने तुम्हें सीक्रेटली किडनैप कर लिया। तुम्हारी 8 सिस्टर्स को जैसे ही पता चला कि उनका इकलौता ब्रदर मिसिंग है, उन्होंने अपने सारे कनेक्शंस यूज करके देश भर में तुम्हारी क्रेज सर्चिंग शुरू कर दी। पलक झपकते ही 5 साल गुजर गए। तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स का इनफर्टिलिटी का इशू चमत्कार से सॉल्व हो गया और उनका अपना खुद का चाइल्ड पैदा हो गया। इसके बाद उन्होंने तुम्हें एक कचरे की तरह घर से बाहर निकाल फेंका। होमलेस होकर तुमने एक गार्बेज डंप के पास अपना छोटा सा बेस बना लिया और स्क्रैच कलेक्ट करके अपना सर्वाइवल करने लगे। फिर एक दिन तुमने देखा कि कुछ दूरी पर एक माजराती धीरे धीरे आ रही है। तुम्हारी छोटी छोटी टांगें जैसे वहीं फ्रीज हो गई। तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पाए। ड्राइवर अंकल जाओ को लगा कि तुम कोई स्कैमर हो जो एक्सीडेंट का फेक नाटक करेगा। उसने पैनिक में एक्सेलरेटर दबाया और भागने का ट्राई किया। ये देखकर तुम तेजी से भागे और कार के ठीक सामने आकर उसे ब्लॉक कर दिया। तुमने चिल्लाकर कहा कि आगे के ब्रिज टनल में पानी भरा है, वहां से क्रॉस करना बहुत डेंजरस है। कार के अंदर बैठी वुमन ने विंडो से बाहर देखा। तुम्हारी ओवरसाइज और फटी हुई ड्रेस देखी। घुटने पर एक बड़ा सा छेद था। तुम बहुत ही गंदे और छोटे लग रहे थे, लेकिन स्ट्रीट लाइट की येलो ग्लो में तुम्हारी वो शाइनिंग आईज एकदम प्योर और क्लियर लग रही थी। तुम्हारी आंखों में बस एंजाइटी थी और उन्हें देखकर जरा भी नहीं लगा कि तुम झूठ बोल रहे हो। पता नहीं क्यों उस वुमन को तुम्हारे अंदर एक अजीब सी फेमिलियरिटी फील हुई। उसने सॉफ्टली नॉड किया और आखिरकार तुम पर ट्रस्ट करने का डिसीजन लिया। उसने कहा कि अंकल जाओ, क्या आपके पास कैश है? इसे 1,000 रुपए दे दो। अंकल जाओ ने तुरंत अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और विंडो के गैप से तुम्हें देते हुए कहा कि लिटिल बॉय, आज के लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू। ये हमारी बॉस की तरफ से तुम्हारा रिवॉर्ड है। तुम डर के मारे झटके से अपने हाथ पीछे खींच लिए और बोले कि आंटी, मैं ये पैसे नहीं ले सकता। मैंने तो बस आपकी हेल्प के लिए वार्निंग दी थी, मुझे आपके पैसों का कोई लालच नहीं है। उधर अंकल जाओ को बहुत टेंशन हो रही थी। उन्होंने ये शॉर्टकट वैसे भी टाइम सेव करने के लिए लिया था और अब तुम्हें यहाँ ऐसे डिले करते देखकर वो झल्ला गए। उन्होंने कहा कि हे लिटिल गाय, चुपचाप इसे रख लो ना, बाहर इतनी सर्दी है। इन पैसों से तुम बहुत सारा टेस्टी खाना खरीद सकते हो, इसे जल्दी से रख लो। तुमने अपनी लाइफ में कभी इतने पैसे नहीं देखे थे। तुम फिर से रिजेक्ट करने ही वाले थे कि अचानक तुम्हारे माइंड में आया कि विंटर आने वाला है और तुम्हारा वो छोटा सा टेंट बर्फ की तरह फ्रीज हो जाएगा। ये 1,000 रुपए तुम्हारे लिए लिटरल लाइफ सेवर थे। आखिरकार तुमने धीरे से कहा थैंक यू आंटी, और फिर खुशी खुशी पैसे लेकर अपनी पॉकेट में रखने लगे। पर तुम्हारी स्पीड इतनी तेज थी कि तुम्हारे गले में लटकता हुआ जेड पेंडेंट बाहर आ गिरा। बैक सीट पर बैठी उस वुमन ने जैसे ही उस जेड पेंडेंट को देखा, उसके प्यूपिल्स झटके से श्रिंक हो गए। एकदम शॉक में उसने कार का डोर पुश किया और उस लग्जरी कार से बाहर आ गई। उस वुमन के इस सडन एक्शन ने तुम्हें इतना डरा दिया कि तुम कई स्टेप्स पीछे हट गए। तुम सोचने लगे कि कहीं ये टॉल आंटी अपने 1,000 रुपए वापस लेने का प्लान तो नहीं कर रही। जब उस वुमन ने तुम्हारे चेहरे पर वो पैनिक देखा तो उसने तुरंत अपनी हाइट नीचे की और तुम्हारे लेवल पर बैठ गई। उसने अपने चेहरे पर एक बहुत ही स्वीट और फ्रेंडली स्माइल लाने का ट्राई किया और पूछा, लिटिल ब्रदर, तुम्हारा नेम क्या है? तुमने डरते हुए धीमी आवाज में रिप्लाई किया, मेरा नेम शाओके है, मुझे अपना सरनेम नहीं पता। उसने फिर बहुत ही सॉफ्ट टोन में पूछा, क्या मैं तुम्हारे गले का वो जेड पेंडेंट देख सकती हूँ? तुम्हें अचानक रियलाइज हुआ कि तुम्हारा सबसे प्रेशियस सीक्रेट बाहर आ गया है। तुमने घबराकर तुरंत उसे अपने हाथों से कवर कर लिया और वापस अपनी शर्ट के अंदर छुपा लिया। उस वुमन को समझ आ गया कि यहाँ जबरदस्ती करना गलत होगा, तो उसने अपनी वॉइस को और भी जेंटल करते हुए कहा, लिटिल ब्रदर, तुम बिल्कुल मत डरो, हम कोई बैड गाइज नहीं है। तभी तुम्हारे माइंड में अचानक अपने मास्टर की एडवाइस फ्लैश हुई। उन्होंने कहा था कि अगर कोई तुम्हारा जेड पेंडेंट देखना चाहे तो बिना डरे उसे शो कर देना। इसलिए तुमने थोड़ा हेजिटेट करते हुए धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, आंटी, मैं सिर्फ एक सेकंड के लिए दिखाऊंगा, आपको जल्दी देखना होगा, ये प्रेशियस आइटम मेरे लिए बहुत स्पेशल है और मैं इसे बिल्कुल नहीं बेचूंगा। उस वुमन ने बेसब्री से उस जेड पेंडेंट को अपने हाथों में लिया। उसकी पतली फिंगर्स ने उस विंटेज स्टोन को बहुत सॉफ्टली टच किया। हालांकि स्ट्रीट लाइट बहुत डिम थी और साफ दिख नहीं रहा था, लेकिन उस फेमिलियर टच ने उसके दिल में एक जबरदस्त शॉक वेव भेज दी। वो अपना एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई और तुरंत पूछा, लिटिल ब्रदर, ये जेड पेंडेंट तुम्हें किसने दिया है? तुमने अपनी पलकें झपकाई और बहुत इनोसेंटली जवाब दिया, ये मेरी फैमिली का लास्ट टोकन है जो उन्होंने मेरे लिए छोड़ा था। आंटी, आपने इसे बहुत देर तक देख लिया है, अब मुझे जल्दी घर जाना होगा। इतना बोलते ही तुमने झटके से अपना पेंडेंट वापस खींचा और मुड़कर वहां से गायब हो गए। वो वुमन बस स्ट्रीट लाइट के नीचे तुम्हें भागते हुए देखती रह गई। तुम्हारी उस छोटी और कमजोर पीठ पर एक बड़ा सा वोवन बैग लटक रहा था। तुम्हारी उस कमजोर पीठ को देखकर उसके दिल में एक भयानक पेन उठा, जैसे किसी ने चाकू से बार बार वार किया हो। वो फ्राउन करते हुए वापस कार में जाकर बैठ गई। उस जेड पेंडेंट का फील इतना फेमिलियर था। उसने बचपन में अपने ग्रैंडपा के स्टडी रूम में बिल्कुल सेम पीस देखा था। ग्रैंडपा ने बताया था कि वो वैंग फैमिली का अल्टीमेट हेयरलूम है। उन्होंने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए हंसकर कहा था, सिकी, ये तुम्हारी गलती नहीं कि तुम लड़के नहीं हो, लेकिन ये पेंडेंट मैं तुम्हें नहीं दे सकता। वांग सिकी को ग्रैंडपा के वो पुराने वर्ड्स याद आए और उसके दिमाग में एक बहुत बड़ा गेस्ट स्ट्राइक किया। इस छोटे लड़के की एज, कहीं ये उसका वो खोया हुआ सगा ब्रदर तो नहीं? उसने तुरंत अपना फोन निकाला और एक कॉल डायल किया। हेलो, नॉर्थ सिटी में रहने वाले एक छोटे लड़के की डिटेल चेक करो। वो एक लिटिल बेगर जैसा दिखता है, अराउंड 6-7 साल का है। मुझे कल दोपहर से पहले हर हाल में रिजल्ट चाहिए। इस वक्त गार्बेज डंप की अपने छोटे से टेंट में तुम क्रॉस लेग्ड बैठे अपने मास्टर की दी हुई टेक्निक के अकॉर्डिंग पूरी रात प्रैक्टिस कर रहे थे। सुबह की पहली सनलाइट आते ही तुमने स्ट्रेच करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोली। तुम्हें जरा भी थकावट फील नहीं हो रही थी, बल्कि पूरी बॉडी में एक फ्रेश एनर्जी दौड़ रही थी। तुम्हारा माइंड एकदम शार्प और क्लियर हो गया था। तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था
कि इस वक्त तुमने सक्सेसफुली ची कंडेंसेशन के इनिशियल स्टेज में एंट्री मारी है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी चुपचाप तुम्हारी पूरी बॉडी को अपग्रेड कर रही थी। जल्दी ही तुमने नोटिस किया कि तुम्हारी बॉडी पर कोई काली और चिपचिपी चीज लगी है। वो इतनी स्टिकी और स्मेली थी कि तुम्हें खुद से घिन आने लगी। तुमने सोचा कि मुझे इसे तुरंत धोना पड़ेगा, इसलिए तुम एक बेसिन उठाकर अपने टेंट से बाहर भागे ताकि पास के टैप से पानी लेकर नहा सको। तुम कुछ ही दूर गए थे कि तुमने देखा कई गाड़ियां गार्बेज डंप के एज पर आकर रुकी। फिर उन कार्स में से एक ग्रुप बाहर निकला और सीधा तुम्हारी तरफ आने लगा। तुम वहीं फ्रीज हो गए। तुम्हारे माइंड में सबसे पहला थॉट आया, कहीं ये लोग मुझे ऑर्फनेज भेजने तो नहीं आए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मेरी फैमिली अभी तक मुझे मिली नहीं है। तुमने तुरंत अपना बेसिन नीचे फेंका और वहां से सरपट भागने लगे। वो ग्रुप पूरी रात जाकर आखिरकार तुम्हें इस कचरे के ढेर में ढूंढ पाया था। वो तुम्हें इतनी आसानी से कैसे जाने देते, वरना वापस जाकर वो बॉस वांग को क्या मुंह दिखाते। वो तुम्हारे पीछे भागते हुए चिल्लाने लगे, हे लिटिल बॉय, भागो मत, हम बैड गाइज नहीं हैं। हमने सुना है तुम्हारे पास एक जेड पेंडेंट है, हम बस उसे एक बार देखना चाहते हैं। तुम बिल्कुल मत डरो। तुमने पीछे मुड़कर देखा तो एक अंकल हाफते हुए तुम्हारे पीछे दौड़ रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी डेस्परेशन थी जिसे देखकर तुम बहुत हेल्पलेस फील करने लगे। कल रात उस आंटी ने वो जेड पेंडेंट देखा था और आज फिर से एक पूरी टीम इसे देखने आ गई। कोई और ऑप्शन ना देखकर आखिरकार तुमने अपने गले से वो पेंडेंट निकाला और उस ओल्ड मैन को थमा दिया। ये ओल्ड मैन असल में वैंग फैमिली के लेट मास्टर के राइट हैंड मैन रह चुके थे। ओल्ड मास्टर की डेथ के बाद वैंग फैमिली ने उन्हें नॉर्थ सिटी में पीसफुल लाइफ बिताने के लिए सेटल कर दिया था। कल रात उन्हें जबरदस्ती नींद से उठाया गया था, सिर्फ इस एक जेड पेंडेंट की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए। उन्होंने तुम्हारे हाथों से वो पेंडेंट लिया। उनके हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उन्होंने अपने रीडिंग ग्लासेस पहने, एक मैग्नीफाइंग ग्लास निकाला और उस विंटेज डिजाइन को बहुत डिटेल में ऑब्जर्व करने लगे, खासकर पेंडेंट के इनर साइड पर कार्व्ड वो वॉन्ग कैरेक्टर। ये 100% वॉन्ग फैमिली का वही एंसेस्ट्रल एयरलूम था जो जनरेशन दर जनरेशन पास होता आया था। ओल्ड मैन जाओ की आंखों से तुरंत आंसू छलक पड़े। उन्हें याद आया कि ओल्ड मास्टर ने कहा था कि ये पेंडेंट सिर्फ वैंग फैमिली के ग्रैंडसन को मिलेगा। बहुत मुश्किलों के बाद यंग मास्टर का जन्म हुआ था, पर किसी ने उनका चेहरा देखने से पहले ही उन्हें अगवा कर लिया। ओल्ड मास्टर इसी सदमे की वजह से डिप्रेशन में चले गए थे और कुछ ही समय बाद इस दुनिया को भारी पछतावे के साथ छोड़ गए। ओल्ड मैन जाओ ने तुम्हारे उस काले और गंदे चेहरे की तरफ इशारा किया और उनकी कांपती हुई आवाज निकली, क्या तुम ही वो? उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि अचानक उनके सीने में एक भयानक दर्द का शॉक लगा। इससे पहले कि वो अपनी इमरजेंसी मेडिसिन निकाल पाते, उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो सीधा जमीन पर गिरकर फेंट हो गए। उधर वांग ग्रुप के सीईओ ऑफिस में वांग सी की पूरी रात एक सेकंड के लिए भी नहीं सोई थी। उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ कल रात वाले उस छोटे लड़के का फेस घूम रहा था। उसके वो फटे हुए कपड़े, वो कमजोर सी बॉडी। उसने इन सालों में पक्का बहुत सफर किया होगा। क्या वो सच में मेरा ब्रदर है? ये सोचते ही वांग सी की आंखों में आंसू भरने लगे। असिस्टेंट शाओलियन पिछले 15 मिनट से अपना वर्क रिपोर्ट दे रही थी और उसने नोटिस किया कि वांग शी आज बिल्कुल फोकस में नहीं है। वो बहुत बेचैन होकर बैठी थी और शाओलियन की एक भी बात उनके दिमाग में नहीं जा रही थी। शाओलियन को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनकी वो आइस कोल्ड बॉस वांग, जो दुनिया पलटने पर भी अपना एक्सप्रेशन चेंज नहीं करती थी, वो आज रो रही थी। अचानक एक बहुत तेज फोन रिंगटोन बजी जिसने शाओलियन को बुरी तरह चौंका दिया। अगले ही सेकंड उसने देखा कि वांग सीकी ने झटके से फोन उठाया और अपनी चेयर से ऐसे जंप की जैसे स्प्रिंग लगी हो। चेयर पीछे गिर गई पर उन्होंने मुड़कर भी नहीं देखा और सीधा ऑफिस से बाहर दौड़ पड़ी। फोन पर सुनी गई उस एक लाइन ने यंग मास्टर मिल गए हैं उनका पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया था। कार में बैठने के बाद भी वांग सीकी की हार्टबीट इतनी फास्ट थी जैसे सीने से बाहर आ जाएगी। वो खुद को काम डाउन ही नहीं कर पा रही थी। उन्होंने कुछ सेकंड सोचा और फैमिली ग्रुप चैट में बस एक मैसेज ड्रॉप किया, ब्रदर मिल गया है, और फिर अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया। इस वक्त उनके ब्रदर की प्रायोरिटी दुनिया में सबसे ऊपर थी। वांग सीकी नहीं चाहती थी कि कोई भी यूजलेस चीज उन्हें डिस्ट्रैक्ट करे। वो अपने ब्रदर को वापस लाने जा रही थी। इस बीच तुम अभी भी इतने इनोसेंट थे कि तुम्हें लगा इन लोगों को पेंडेंट दिखाने के बाद ये चुपचाप चले जाएंगे। आखिर वो ओल्ड अंकल तो उसे देखते ही बेहोश हो गए थे और जल्दी ही कुछ लोग उन्हें उठाकर ले भी गए थे। क्या इन लोगों को उस ओल्ड अंकल की सेफ्टी की कोई टेंशन नहीं है? ये अभी भी मुझे घेर कर क्यों खड़े हैं? इतने सारे अनजान लोगों के बीच फंसकर तुम बहुत पैनिक और नर्वस फील कर रहे थे। तुमने अपने सीने पर लटके पेंडेंट को दोनों हाथों से टाइट पकड़ा और डरते हुए पूछा, अंकल्स क्या मैं अब जा सकता हूँ? मुझे अपने बहुत सारे काम करने हैं। उनमें से एक ने कहा, यंग मास्टर आप अभी नहीं जा सकते, हमारे बॉस वाइंग बस पहुंचने ही वाले हैं। अचानक इन्होंने मुझे यंग मास्टर क्यों बुलाना शुरू कर दिया और ये बॉस वाइंग कौन है? तुम पूरी तरह कंफ्यूज हो गए थे और तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक स्पोर्ट्स कार के इंजन की जबरदस्त रोलिंग साउंड ने सन्नाटा चीर दिया। एक बेहद कूल लग्जरी कार सीधा उस गार्बेज डंप के अंदर आकर रुकी। तुम बहुत क्यूरियोसिटी से देख रहे थे क्योंकि तुम्हें घेर कर खड़े वो सारे अंकल्स अचानक पागलों की तरह उस कार की तरफ दौड़ पड़े। सब एक दूसरे को पुश करके कार का डोर खोलने की रेस लगा रहे थे। तुमने दूर से देखा कि जो इंसान कार से उतरा वो और कोई नहीं बल्कि वही आंटी थी जिन्होंने कल रात तुम्हें 1000 रुपए दिए थे। उनका पोस्चर एकदम टॉल और कॉन्फिडेंट था। उन्होंने एक परफेक्ट फिटिंग वाला व्हाइट सूट पहना था और पैरों में शाइनिंग ब्लू क्रिस्टल हील्स थी। वो बेहद एलिगेंट और स्टनिंग लग रही थी। उनके हर मूवमेंट में एक नेचुरल रॉयल वाइब थी। उनका फेस इतना फ्लॉलेस था कि तुम उनसे नजरें भी नहीं मिला पा रहे थे। कल रात अंधेरे में तुमने ठीक से नहीं देखा था। तुम्हें बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये आंटी इतनी खूबसूरत है। ओह नो, ये आंटी सीधे मेरी तरफ क्यों आ रही है? तुम्हारे अंदर अचानक एक स्ट्रॉन्ग इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स छा गया। तुम्हारा मन किया कि अभी कोई गड्ढा मिले और तुम उसमें छुप जाओ। वांग सी की बहुत तेजी से तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई। उनकी आंखों में इंटेंस इमोशंस भरे थे, एक गहरा पेन और बेहद वार्मथ। अपने भाई को ये उनकी दूसरी विजिट थी। पर कल रात की फीलिंग आज जितनी रियल नहीं थी। आज मेरा ब्रदर कल से भी ज्यादा गंदा क्यों लग रहा है? बिल्कुल एक लिटिल मेसी पपी की तरह जिसकी आंखें चमक रही हों। वांग सीकी को लगा जैसे किसी ने उनके सीने में फिर से एक बड़ा सा चाकू घोंप दिया हो। उनकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उन्होंने कहा, शाओके मैं तुम्हारी सिस्टर हूँ। वांग सीकी धीरे से नीचे बैठी। वो तुम्हें एक वार्म हग देना चाहती थी पर तुम डर के मारे लगातार पीछे हटने लगे।
तुमने पैनिक होकर चिल्लाया, आंटी मेरे पास मत आना, प्लीज मेरे पास मत आना, मैं बहुत गंदा हूँ और आप एक फेरी की तरह बिल्कुल क्लीन हो, आप पक्का मुझसे हेट करोगी। स्ट्रीट पर जितने भी रिच लोग होते हैं वो सब मुझे बहुत नापसंद करते हैं। अपने ब्रदर को खुद को रिजेक्ट करते देख वांग सी का हार्ट टूट गया। उन्होंने अपनी वॉइस को और भी जेंटल करते हुए कहा, मैं सच में तुम्हारी सिस्टर हूँ, तुम्हारा नाम वांग के है। 6 साल पहले मॉम ने तुम्हें साउथ हॉस्पिटल में जन्म दिया था, पर उस वक्त सिचुएशन बहुत क्रिटिकल थी और तुम्हारे पैदा होते ही कोई तुम्हें वहां से चुरा ले गया। जब तक हम हॉस्पिटल पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। तुम्हारे उस जेड पेंडेंट पर जो वॉन्ग कैरेक्टर कार्व्ड है वो ग्रैंडपा ने स्पेशली तुम्हारे लिए छोड़ा था, क्योंकि तुम वॉन्ग फैमिली के डायरेक्ट एल्डेस्ट ग्रैंडसन हो। ये वैंग फैमिली का अल्टीमेट एयरलूम है और रूल के अकॉर्डिंग ये सिर्फ ग्रैंडसन को ही पास होता है। एक साथ इतनी सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दिमाग में ब्लास्ट हुई कि तुम पूरी तरह सुन्न पड़ गए। लेकिन जब तुमने उनकी आंखों में देखा तो वो बिल्कुल तुम्हारे मास्टर जैसी केयर और प्यार से भरी हुई थी। तुमने उनकी बातों पर ट्रस्ट करने का डिसीजन लिया। मतलब जिस ब्यूटीफुल औरत को मैं अब तक आंटी बुला रहा था वो सच में मेरी सगी सिस्टर है। तुम बहुत देर तक शॉक में खड़े रहे और फिर आखिरकार शर्माते हुए एक छोटी सी आवाज निकाली, सिस्टर। इस एक सिस्टर वर्ड ने वॉन्ग सीकी का दिल इंस्टेंट मेल्ट कर दिया। उन्होंने पीछे मुड़कर अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर दिया, तुम सब लोग अभी यहाँ से निकलो। उन्हें डर था कि इन बॉडीगार्ड्स का वो डेंजरस लुक कहीं उनके भाई को और न डरा दे। फिर उन्होंने प्यार से पूछा, शाओ के अब सिस्टर के साथ घर चलोगे? तुमने जवाब दिया, मैं अभी आपके साथ नहीं जा सकता, मैंने अभी तक बात नहीं लिया है और मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है। खासकर वो लास्ट लाइन, मैंने अभी तक कुछ खाया भी नहीं है, ये सुनकर वांग सी का दिल दर्द से तड़प उठा। उन्होंने तुम्हारे गंदे और छोटे हाथों को अपने हाथ में लिया और कहा, चलो सिस्टर पहले तुम्हें खाना खिलाने ले जाएगी, फिर हम घर जाकर आराम से बात लेंगे। तुमने डरते हुए उनकी तरफ देखा और पूछा, सिस्टर क्या मैं अपने फ्रेंड शाओडो को साथ ले जा सकता हूँ? और मेरे पास और भी बहुत सारे ट्रेजर्स हैं जिन्हें मुझे पैक करना है। वांग शी ने पूछा, शाओडो कौन है? क्या तुम सिस्टर को उससे मिलवा सकते हो? इसके बाद तुम वांग शी को अपने उस छोटे से टेंट की तरफ ले गए। ओह माय गॉड, क्या मेरा ब्रदर इतने सालों से इस कचरे में रह रहा था? वांग सीकी का दर्द अब इतना बढ़ गया था कि उन्हें कुछ फील होना बंद हो गया था। पता चला कि शाओ डो असल में एक लिटिल हैमस्टर है। गार्बेज डंप में अचानक इतने सारे लोगों को देखकर वो बुरी तरह डर गया था। जैसे उसने तुम्हें देखा वो तुरंत जंप करके तुम्हारे ऊपर आ गया और प्रोटेक्शन के लिए तुम्हारी शर्ट में छुप गया। वांग सी को अपनी लाइफ में चूहों से सबसे ज्यादा डर लगता था, पर इस वक्त उन्होंने जरा भी डिस्कस शो करने की हिम्मत नहीं की। उन्हें डर था कि अगर भाई नाराज हो गया तो वो उनके साथ घर नहीं जाएगा, क्योंकि ब्रदर ने कहा है कि यह हैमस्टर उसका फ्रेंड है तो इसे भी घर ले जाकर पाला जाएगा। आखिर में तुमने सिर्फ उस हैमस्टर को ही नहीं लिया बल्कि बॉडीगार्ड से कहकर अपने टेंट का सारा स्क्रैप और कवर भी पैक करवा लिया। इन सारी चीजों को उठाते उठाते बॉडीगार्ड अंकल झ पसीने से भीग गए, यहाँ तक कि वो सारा सामान उस मजराटी के ट्रंक में भी फिट नहीं आ रहा था। जब वो कार यांगडोंग डिस्ट्रिक्ट के नॉर्थ सिटी मेन रोड पर चल रही थी तो उसे मुड़ मुड़ कर देखने वालों का रेट 100% था। ओ माय गॉड, वो करोड़ों की मजराटी है और उसके ट्रंक में ये कबाड़ क्यों भरा हुआ है? ट्रंक का डोर भी बंद नहीं हो रहा था, उसे एक फटे हुए कपड़े से बांधा गया था। यह आखिर कौन सा एलियन लॉजिक है? कार के अंदर बैठे हुए तुम और भी ज्यादा नर्वस हो रहे थे। तुम्हें डर था कि कहीं तुम्हारी वजह से सिस्टर की कार गंदी न हो जाए, इसलिए तुमने अपने फटे हुए बैग से कुछ पुराने न्यूज़पेपर्स निकाले और बहुत ध्यान से उन्हें सीट पर बिछा दिया। तुम्हारे इस एक छोटे से एक्शन ने वैंग सीकी की आंखों को फिर से नम कर दिया। उन्होंने अपना हाथ बढ़ाया और बहुत प्यार से तुम्हारे गालों को टच करते हुए कहा, आज से सिस्टर तुम्हें कभी कोई तकलीफ नहीं सहने दी, एक जरा सी भी नहीं। सिस्टर मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई, बस मुझे अभी बहुत जोर से फ्राइड चिकन खाने का मन कर रहा है। क्या आप मुझे एक बार फ्राइड चिकन खिलाने ले जा सकती हैं? तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड के जनरेशन ने लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मॉम ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया और मेल एयर के लिए दिन में 4 बार स्पाइसी हॉटपॉट खाकर बड़े हुए पेट के साथ स्क्वायर डांस किया। नहीं, तुम अपनी सिस्टर वांग सीकी की तरफ देखकर बहुत सैड फील कर रहे थे। तुम्हें बस उस जंक फूड का टेस्ट आजमाना था। कल उस छोटी लड़की ने वो बड़ा सा चिकन लेग कितनी मजे से खाया था। वांग सीकी ने हार मानकर तुम्हारे सिर को सहलाया। आखिरकार वो तुम्हारी सबसे पहली विश को रिजेक्ट नहीं कर पाई। उन्होंने कहा, ठीक है, बस इस एक बार के लिए खाएंगे। यह सिस्टर इज द बेस्ट। तुम खुशी से हवा में उड़ने लगे। तुमने शाओही को इतनी जोर से हक किया कि वो लगभग डर के मारे मर ही गया था। अगले ही सेकंड वांग सीकी के सिर्फ एक आई कांटेक्ट पर सेक्रेटरी शाओ लियन बाहर गई और सारी अरेंजमेंट्स कर दी। सिर्फ 15 मिनट के अंदर एक सुपर लग्जरी स्पोर्ट्स कार सीधे वॉलेस रेस्टोरेंट के दरवाजे पर आकर रुकी। मैनेजर पहले से ही वहां झुककर वेट कर रहा था। हालांकि जब तुम स्टोर के अंदर गए तो पूरी तरह कंफ्यूज हो गए। सिस्टर, यहाँ खाना खाने कोई क्यों नहीं आया है? जो रेस्टोरेंट हमेशा लोगों से पैक रहता था वो इस वक्त बिल्कुल एम्प्टी था। शालियन साइड में खड़ी छुपकर हंस रही थी क्योंकि बॉस वांग ने बहुत पहले ही पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया था। लेकिन वांग सीकी ने तुम्हें बहुत सीरियस फेस बनाकर कहा, सबको पता है कि ये जंक फूड है, उन्हें पेट खराब होने का डर है, इसलिए कोई भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता। दूर खड़े मैनेजर के होंठ बुरी तरह कांप रहे थे। उसके दिमाग में 1 लाख गालियां चल रही थी, पर वो कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सका क्योंकि वांग सीकी ने उसे पैसे ही इतने ज्यादा दिए थे। तुम अब और कंट्रोल नहीं कर पाए और एक फ्राइड चिकन लेग उठाकर सीधा बाइट कर लिया। बाहर से क्रिस्पी, अंदर से टेंडर, एकदम क्रंच। एक ही पल में तुमने खुद को पूरी तरह फ्री छोड़ दिया। तुम्हारे लेफ्ट हैंड में चिकन विंग्स थे, राइट हैंड में कोक और तुम्हारे पूरे मुंह पर तेल लगा हुआ था। वांग सीक हंसते हुए लगातार तुम्हारा मुंह साफ कर रही थी। उन्होंने तुरंत तुम्हारी एक फोटो क्लिक की और फैमिली ग्रुप चैट में सेंड कर दी और फिर सीधा फोन स्विच ऑफ कर दिया, ग्रुप के सारे मैसेज बॉम्बार्ड्स को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। तुमने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाई और एक चिकन लेग उनकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, सिस्टर आप भी टेस्ट करो ना, ये बहुत मजेदार है। शॉलियन ने तुरंत तुम्हें रोकने का ट्राई किया। आखिर बॉस वांग को जंक फूड से सख्त नफरत थी। कोई कंपनी में फ्राइड फूड की स्मेल तक लाने की हिम्मत नहीं करता था जब तक कि उसे नौकरी से निकाला ना जाना हो। लेकिन इसके बाद जो सीन हुआ उसने शाओलियन को वहीं पत्थर का बना दिया। वो सुपर एरोगेंट और हाई लेवल बॉस वांग, उन्होंने सच में वो खा लिया। उन्होंने ग्लव्स पहने, बहुत धीरे धीरे उसे चलाया, लेकिन उन्होंने सच में वो जंक फूड निगल लिया था।
शाओलिन के दिमाग में एक बहुत ही वाइल्ड थॉट आया, क्या ये बॉस वांग फेक हैं? असली बॉस वांग पक्का किसी दूसरे देश में किडनैप हो चुकी हैं। तुमने पूछा, सिस्टर ये बहुत टेस्टी है ना, क्या मैं इसे रोज खा सकता हूँ? उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम इसे रेगुलर नहीं खा सकते। तुमने कहा, ठीक है, तो मैं फ्यूचर के कुछ दिनों का फ्राइड चिकन आज ही एक साथ खा लूंगा। तुम्हारी इस इनोसेंट बात ने वांग सीकी को फिर से हंसा दिया। बहुत जल्दी तुम्हारा पेट फूल कर गोल हो गया था, यहाँ तक कि टेबल के नीचे बैठा शाओ हे भी खाकर एक बॉल की तरह बन गया था। पर जब तुमने देखा कि टेबल पर अभी भी बहुत सारा मीट बचा हुआ है तो तुम्हारा फेस तुरंत लटक गया। अब तुम्हारे पेट में जरा भी स्पेस नहीं था। तुमने बहुत ही हेल्पलेस होकर अपनी सिस्टर की तरफ देखा। और कुछ फिट नहीं हो रहा, तुम अपनी सिस्टर से हेल्प मांग रहे थे। उन्होंने कहा, ठीक है, पेट भर गया ना, चलो अब घर चलते हैं। वांग सीकी अपनी जगह से उठी, लेकिन उन्होंने नोटिस किया कि तुम्हारी आंखें अभी भी उस बचे हुए खाने पर चिपकी हुई हैं। उन्हें तुरंत बहुत बुरा फील हुआ। वो समझ गई कि तुम उसे वेस्ट नहीं करना चाहते, इसलिए उन्होंने बहुत प्यार से तुम्हें बताया, जो भी बचा है हम उसे पैक करके घर ले जाएंगे। ये सुनकर तुम फाइनली सेटिस्फाइड हुए और अपनी सिस्टर के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकले। माजराती ने फिर से स्पीड पकड़ ली। विंडो के बाहर के सीन्स बहुत तेजी से चेंज हो रहे थे। तुम विंडो से चिपक गए थे और अपनी बड़ी आंखों से बहुत क्यूरियोसिटी के साथ सब कुछ देख रहे थे। कार यानबे डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकली और बाहर की बिल्डिंग्स और भी ज्यादा टॉल और लग्जरी होती गई। सब कुछ बहुत ग्लैमरस था। 20 मिनट बाद कार एक मैसिव एस्टेट में एंटर हुई। यहाँ हर तरफ लश ग्रीन ट्रीज और फ्लावर्स थे और सेंटर में एक के बाद एक बेहद स्टाइलिश विलास बने हुए थे। सिस्टर, वाह, ये कितना बड़ा है। तुम शाही को पकड़े हुए एक्साइटमेंट में हर तरफ देख रहे थे। वांग सीकी ने एक सॉफ्ट स्माइल के साथ तुम्हारा हाथ पकड़ा और विला के अंदर ले जाते हुए कहा, हाँ, यही हमारा घर है और ये पूरा एस्टेट हमारा है। क्या ये पूरा एस्टेट? तुम्हारा मुंह शौक से खुला का खुला रह गया। मतलब सिस्टर सच में एक लेजेंडरी रिच लेडी है। विला के अंदर एक यूनिफॉर्म पहने हुए लेडी ने आकर तुम्हारा वेलकम किया। वो वांग फैमिली की हेडमेड आंट लान थी, जिन्होंने वांग सीकी और उनके भाई बहनों को बड़ा होते देखा था। उन्होंने कहा, मिस, आप आ गए, जल्दी अंदर आइए, मैं अभी किसी को लंच तैयार करने के लिए कहती हूँ। वांग सीकी ने कहा, उसकी कोई जरूरत नहीं है आंट लान, हमने खाना खा लिया है, पहले एक रूम साफ करके अच्छे से डेकोरेट करते हैं। आंट लान की आंखों में आंसू थे, वो बहुत सॉफ्टली तुम्हारी तरफ देख रही थी। ऊपर वाले ने आंखें खोल दी। यंग मास्टर आखिरकार वापस आ गए, मैं अभी जाकर रूम सेट करती हूँ। लिविंग रूम बहुत स्पेशियस और एलिगेंट था, सारे अप्लायंसेस मौजूद थे, फिर भी कुछ मैसी नहीं लग रहा था। वांग सीकी नीचे बैठी और तुम्हारे फेस को अपने हाथों में पकड़ा। सिस्टर को काम पर जाना है, ब्रदर घर पर अच्छे से खेलेगा ना। मैं किसी को तुम्हारे साथ रुकने के लिए कहती हूँ, कुछ चाहिए हो तो सिस्टर को बताना। उन्होंने इशारा करके एक यंग मेड को बुलाया और उससे तुम्हारे साथ डाउनस्टेयर्स खेलने को कहा। वांग सीक खुद अपस्टेयर्स चली गई, वांग ग्रुप के शेनान डिस्ट्रिक्ट वाले डेवलपमेंट प्लान को हैंडल करने के लिए। सिस्टर के जाते ही तुम और शाओहे उस अनजान बड़े से घर को एक्सप्लोर करने लगे। मेड तुम्हारे साथ साथ चल रही थी और घर का लेआउट डिटेल में बता रही थी। एंटरटेनमेंट जोन, गेस्ट रूम और बाकी सारे रूम्स। तुम्हारी गोद में शाओहे बिल्कुल चिल होकर लेटा था, लेकिन जैसे ही तुम एक ह्यूज टीवी के सामने पहुंचे, तुम्हारे कदम वहीं रुक गए। तुमने ऐसा टीवी पहले सिर्फ ग्लास कैबिनेट्स के बाहर से देखा था। 1 मीटर लंबे स्मार्ट टीवी का प्राइस ही 6000 होता था, पर तुम्हारे सामने जो स्क्रीन दीवार के अंदर सेट थी, वो तुम्हारे देखे हुए किसी भी टीवी से 4-5 गुना बड़ी थी। तुमने अंदाजा लगाया कि इसकी वैल्यू कम से कम 20,000 तो होगी ही। तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड के जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मॉम ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया। एक मेल एयर के लिए उन्होंने डेली 4 बार स्पाइसी हॉटपॉट खाया और बढ़े हुए पेट के साथ स्क्वायर में डांस किया। यंग मास्टर, क्या आप देखना चाहते हैं? देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए, देख लीजिए। बढ़े हुए पेट के साथ स्क्वायर में डांस किया। यंग मास्टर, क्या आप टीवी देखना चाहते हैं? मेड ने थोड़ा हेजिटेट करते हुए पूछा। तुमने अपना सिर हिलाया और सोफा पर बैठ गए। शाओहे को आजादी से घूमने के लिए छोड़ दिया। मेड ने टीवी ऑन किया। तुम्हारे सामने हजारों कार्टून्स की चॉइसेस थी। तुमने थोड़ा हेजिटेट किया और आखिरकार प्लेजेंट गोट एंड बिग बिग वुल्फ सिलेक्ट किया और पूरे मजे से देखने लगे। मेड ने तुम्हारे लिए एक फ्रूट प्लेटर और ड्रिंक्स लाकर रख दी। इतने बड़े टीवी पर देखने का मजा ही कुछ और था। तुम पूरी तरह से उसमें खो गए, बस बीच बीच में एक स्ट्रॉबेरी खा लेते। दूसरी तरफ शाओहे पूरे रूम में इधर उधर स्निफ कर रहा था। विला का मेन डोर लॉक नहीं था, बस हल्का सा खुला था। शाओहे ने 2 बार स्क्रैच किया और चुपचाप बाहर खिसक गया। शाओहे पूरे यार्ड में पागलों की तरह भाग रहा था, ग्रास पर रोल कर रहा था और फिर सीधा एस्टेट के आउटर एरिया की तरफ भाग गया। कुछ ही देर में एस्टेट के बाहरी हिस्से से एक गुस्से भरी आवाज आई। ये छोटा सा हैमस्टर कहां से टपक पड़ा? झाड़ू लगा रहे एक आदमी ने बहुत डिस्कस के साथ कॉर्नर में मिट्टी खोदते हुए शाओहे को देखा। उसने लॉन में एक गड्ढा कर दिया था। ये कितना इरिटेटिंग है। वो आदमी गुस्से में भड़क कर दौड़ा और शाओहे को पकड़ने का ट्राई करने लगा। शाहे के पैर भले ही छोटे थे, पर उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि एक बड़ा आदमी भी उसे कैच नहीं कर पा रहा था। मरियल चूहे, एक बार मेरे हाथ आ जा, तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। काफी देर भागने के बाद शाओहे एक डेड एंड में फंस गया और आखिरकार पकड़ा गया। भागना, तेरी छोटी टांगें बहुत तेज चल रही थी ना, अब क्यों नहीं भाग रहा? वो आदमी बुरी तरह हाँफ रहा था। उसने शाओहे की दोनों टांगें पकड़ी और सीधा एस्टेट के गेट की तरफ बढ़ने लगा। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, इस जानवर को यहां से बहुत दूर फेंकना होगा। वो प्लान बना रहा था कि वापस आकर पूरे एस्टेट की बाउंड्री चेक करेगा कि आखिर ये हैमस्टर अंदर कहां से घुसा। लेकिन जैसे ही वो गेट के पास पहुंचा, उसने आंट लान को देखा। आंट लान मेड्स को बॉक्सेस अंदर लाने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रही थी, टॉयज और बच्चों का बहुत सारा सामान। हेलो आंट लान, उस आदमी ने ग्रीट किया। आंट लान ने मुड़कर देखा, उनकी नजर उसके हाथ में लटकते हुए हैमस्टर पे पड़ी। उन्होंने कैजुअली पूछा, शाओलियू, क्या बात है, इतना थके हुए क्यों लगे हो? कहीं गिर गए थे क्या? कुछ नहीं, एस्टेट में एक हैमस्टर घुस आया था, मैं बस इसे बाहर फेंकने जा रहा था ताकि मिस डिस्टर्ब ना हो। आंट लान ने झटके से बाहर जा रहे शाओलियू को रोका। हैमस्टर, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये हैमस्टर यंग मास्टर का, क्या ये हैमस्टर यंग मास्टर का नहीं है? तुमने इसे क्यों पकड़ा है? शाओलियू के तो होश ही उड़ गए। उसे पता था कि यंग मास्टर वापस आए हैं, उसे तो 500 का बोनस भी मिला था।
पर किसी ने ये नहीं बताया था कि यंग मास्टर अपने साथ एक हैमस्टर भी लाए हैं। आंट लान ने तुरंत शाओहेई को अपने हाथों में लिया और उसके सिर को सॉफ्टली थपथपाया। फिर बेहद कोल्ड वॉइस में बोली, तुम उसे बाहर फेंकना चाहते थे। मुझे तो लग रहा है कि तुम खुद यहाँ से बाहर फेंके जाना चाहते हो। अगर यंग मास्टर को गुस्सा आ गया और ऊपर से ऑर्डर्स आ गए तो क्या तुम इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगे? शाओ लियू के माथे से ठंडे पसीने छूटने लगे। वो महीने के लाखों कमाने वाली अपनी जॉब बस गंवाने ही वाला था। उसने तुरंत सिर झुकाकर माफी मांगी और घबराते हुए एक्सप्लेन किया कि उसे कुछ नहीं पता था। नतीजा, शाओ लियू के रोते हुए 1,000 रुपए सैलरी से कट गए। भाई लोग, कोई समझेगा मेरी बात? आज मुझे एक चूहे ने बुली कर दिया। शाओ लियू मुंह लटकाए वापस उस लॉन का गड्ढा भरने चला गया। 2 घंटे बाद तुम टीवी देखकर थक चुके थे। तभी आंट लान शाओहेई को गोद में लिए हुए तुम्हारे पास आई। यंग मास्टर, आपका रूम रेडी हो गया है, मेरे साथ चलकर देख लीजिए। हालांकि ये यंग मास्टर टाइटल तुम्हें थोड़ा अजीब लग रहा था, पर तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया। थैंक यू आंट लान, तुमने अपनी स्वीट और इनोसेंट आवाज में कहा। आंट लान का दिल तो जैसे मेल्ट ही हो गया। आखिर उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें बच्चे बहुत प्यारे लगते थे। तुम आंट लान के पीछे पीछे सेकंड फ्लोर पर गए। उन्होंने कॉरिडोर के एंड वाले रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो तुम्हारा रूम है। आंट लान बहुत पेशेंस के साथ बाकी रूम्स भी इंट्रोड्यूस कर रही थी। फिर उन्होंने एक बंद दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये रूम यंग मास्टर के मॉम डैड का है। मिस का रूम 3rd फ्लोर पर है। तुमने पूछा, मॉम डैड घर पे नहीं है? वो कहाँ गए हैं? तुम्हें अचानक अंदर से बहुत खालीपन फील हुआ। तुमने बचपन से अपने पेरेंट्स को नहीं देखा था। तुम उनसे मिलना भी चाहते थे और डरते भी थे कि कहीं वो तुम्हें नापसंद न करें। मास्टर और मैडम नॉर्थ एरिया में कुछ बिजनेस हैंडल कर रहे हैं। वो काफी लंबे टाइम तक घर नहीं आ पाएंगे। आंट लान ने बहुत कामली कहा। पर उन्होंने तुम्हें ये नहीं बताया कि तुम्हारे डैड असल में नॉर्थ के वॉर जोन में रेबेलियन को क्रश कर रहे हैं और वहां की सिचुएशन बहुत टेंस है। आंट लान ने दरवाजा खोला। एक बेहद खूबसूरत किड्स रूम तुम्हारी आंखों के सामने था। सारे लग्जरी फर्नीचर मौजूद थे, खासकर वो पूरी दीवार पर सजा टॉयज का डिस्प्ले। वो किसी भी लड़के के लिए एक ड्रीम पैराडाइज था। रूम का बेड बहुत बड़ा और सॉफ्ट था। ब्लैंकेट पर प्यारे कार्टून प्रिंट्स थे। वाओ! तुम एक्साइटमेंट में सीधा बेड पर कूद पड़े। ये इतना बाउंसी और सॉफ्ट था। ब्रिज के नीचे वाली उस टूटी खटिया से तो लाख गुना बेटर था। स्मार्ट एसी 24 आवर्स ऑन रहता था। टेम्परेचर एकदम परफेक्ट था। यंग मास्टर, क्या आप सेटिस्फाइड हैं? कुछ भी चाहिए हो तो बेझिझक आंट लान को बताना। मैं सेटिस्फाइड हूँ। थैंक यू आंट लान। क्या मैं थोड़ी देर सो सकता हूँ? मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम्हारी आंखें भारी हो रही थी। ठीक है यंग मास्टर, आराम से रेस्ट कीजिए। कोई भी जरूरत हो तो बेड के पास वाला बटन प्रेस कर देना। आंट लान आ जाएंगी। आंट लान ने मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद किया। कितना प्यारा बच्चा है। जैसे ही आंट लान बाहर गई, तुमने तुरंत अपने जूते उतारे और बेड पर क्रॉस लेग बैठ गए। तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड की जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मॉम ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया। एक मेल एयर के लिए उन्होंने डेली 4 बार स्पाइसी हॉटपॉट खाया और बढ़े हुए पेट के साथ स्क्वायर में डांस किया। आज सुबह से ही तुम्हें लग रहा था कि तुम्हारे माइंड में कुछ अजीब सी मूवमेंट हो रही है। अब जब तुम फाइनली अकेले थे तो तुमने सोचा कि इसे एक्सप्लोर किया जाए। ची कंडेंसेशन स्टेज में एंट्री के बाद सिर्फ तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ ही अपग्रेड नहीं हुई थी, बल्कि अब तुम अपने सी ऑफ कॉन्शियसनेस में भी एंटर कर सकते थे। सी ऑफ कॉन्शियसनेस एक इंसान का स्पिरिचुअल माइंड स्पेस जहां नॉर्मल लोग एंटर ही नहीं कर सकते। तुम्हारा माइंड स्पेस अराउंड 20 स्क्वायर मीटर्स का था। उसके बिल्कुल सेंटर में 6 ग्लोइंग एनर्जी बॉल्स फ्लोट कर रही थी और साथ ही एक रिंग भी थी। मेरे प्यारे डिसाइपल मास्टर, तुम खुशी से चिल्ला उठे। उस स्पेस में चारों तरफ से मास्टर की आवाज गूंज रही थी। तुम कई बार घूमे पर तुम्हें कोई दिखा नहीं। डिसाइपल, जब तुम इस सी ऑफ कॉन्शियसनेस में एंटर करोगे तो तुम्हें मेरे छोड़े हुए गिफ्ट्स मिल जाएंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करना, मुझे निराश मत करना। ये 6 एनर्जी बॉल्स तुम सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल पावर इंजेक्ट करके ही अनलॉक कर सकते हो। और इस स्पेशल रिंग पर मैंने 9 लेयर्स की सील लगाई है। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना खुद का रास्ता बनोगे। मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्शन में रखकर ग्रो नहीं कर सकता। याद रखना, अपनी स्किल्स को सीक्रेट रखना। जो पेड़ जंगल में सबसे ऊंचा होता है, तूफान सबसे पहले उसी को तोड़ता है। तुमने मास्टर की एडवाइस बहुत ध्यान से सुनी। जब उस स्पेस में सन्नाटा छा गया तो तुम उन एनर्जी बॉल्स की तरफ बढ़े। वो सिल्वर रिंग जैसे अलाइव थी। तुम्हारे टच करते ही उसने खुद अपना साइज चेंज किया और तुम्हारे राइट हैंड की रिंग फिंगर में फिट हो गई। तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उन ग्लोइंग बॉल्स में ट्रांसफर करने का ट्राई किया, पर उनका कोई रिएक्शन नहीं हुआ। वो बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रही थी। इसका मतलब तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल अभी बहुत लो था। सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आकर तुमने झटके से अपनी आंखें खोली। मास्टर के दिए गिफ्ट्स में इतने बड़े सीक्रेट्स छिपे। तुम अपने हाथ में पहनी उस मिस्टीरियस रिंग को घूरने लगे। मास्टर सच में जा चुके थे, पर वो तुम्हारे लिए दुनिया के सबसे बड़े ट्रेजर्स छोड़ गए थे। तुमने अपने माइंड को फोकस किया और स्पिरिचुअल एनर्जी उस रिंग में डाली। पलक झपकते ही एक बास्केटबॉल कोर्ट के साइज का मैसिव स्पेस तुम्हारी आंखों के सामने खुल गया। और ये तो सिर्फ फर्स्ट लेयर की सील थी। उस स्पेस के अंदर दर्जनों छोटे छोटे पहाड़ जैसे ढेर लगे थे। बिल्कुल सेंटर में 3 एनर्जी बॉल्स चमक रही थी। उन्होंने तुम्हारी ऑरा सेंस की और अगले ही सेकंड सीधा तुम्हारी सोल में मर्ज हो गई। इन्फॉर्मेशन का एक भयानक बवंडर तुम्हारे माइंड में क्रैश हुआ। 10 मिनट तक उस मैसिव डेटा को प्रोसेस करने के बाद तुमने एक गहरी सांस छोड़ी। वो 3 ग्लोइंग बॉल्स असल में दुनिया की 3 अल्टीमेट सीक्रेट टेक्निक्स थी। मेडिसिन किंग सीक्रेट रिकॉर्ड, हेवनली जनरल स्ट्रेटजी और सुप्रीम पाथ को लीड करने वाली कियोस ड्रैगन हेवन आर्ट। तुमने पलक झपकते ही मेडिकल आर्ट्स, फॉर्जिंग, म्यूजिक, चेस, कैलिग्राफी और पेंटिंग सब मास्टर कर लिया था। तुम लिटरल सेंस में दुनिया के स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय बन चुके थे। तुमने विंडो के बाहर देखा, अभी टाइम था। तुमने अपनी आंखें बंद की और कल्टीवेशन शुरू कर दी। स्पिरिचुअल एनर्जी पागलों की तरह तुम्हारी बॉडी में रश करने लगी। तुम्हारी उस छोटी सी बॉडी को प्यूरिफाई करते हुए आखिरकार तुम्हारे दंतियन में स्टोर होने लगी। टाइम उड़ता गया और आसमान में गोल्डन सनसेट छा गया। तुमने कल्टीवेशन रोकी। सिर्फ कुछ ही घंटों में तुम्हारी एनर्जी, स्पिरिट और फोकस अपने एब्सोल्यूट पीक पर पहुंच चुके थे। तुमने खुद को थोड़ा सेट किया, बेड से जंप मारी और स्टडी टेबल के पास जाकर कुछ सेकंड के लिए गहरे थॉट में डूब गए। तुमने एक पेन उठाया और एक सांस में तेजी से कुछ वर्ड्स लिख दिए। मास्टर ने दुनिया की हर स्क्रिप्ट और हैंड राइटिंग तुम्हारी मेमोरी में फीड कर दी थी, यहाँ तक कि सीक्रेट टेक्निक्स भी। लेकिन ये सब लिखने के बाद तुम फिर से टेंशन में आ गए। इस स्पीड से कल्टीवेशन बहुत स्लो हो रही थी।
की कंडेंसेशन के मिडिल स्टेज तक पहुंचने में तुम्हें कम से कम आधा महीना लग जाता। तुम्हारी मेमोरी के अकॉर्डिंग पिल्स से कल्टीवेशन को बूस्ट किया जा सकता था। तुमने एक ची कंडेंसेशन पिल की रेसिपी लिखी। सारे हर्ब्स तो तुम्हारी स्टोरेज रिंग में ही मौजूद थे, लेकिन अल्केमी के लिए पिल फर्नेस की जरूरत होती है। अब वो चीज मैं कहां से लाऊं? तुम अपना सिर पकड़कर उदास बैठे थे। क्या मुझे खुद एक फर्नेस बनाना पड़ेगा? तुम इसी भारी टेंशन में थे कि अचानक तुम्हारे दरवाजे पर नॉक हुआ। यंग मास्टर, डिनर का टाइम हो गया है। यंग मास्टर, डिनर का टाइम हो गया है, मेरे साथ नीचे चलिए। तुमने दरवाजा खोला और चुपचाप आंट लान के साथ डाउनस्टेयर्स आ गए। इतनी देर कल्टीवेशन करने के बाद तुम्हें बहुत तेज भूख लगी थी। हालांकि तुम्हारी मेमोरी बता रही थी कि फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंचने के बाद तुम्हें खाने पीने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पर वो तो फ्यूचर की बात थी। अभी तो तुम्हें बस अपना पेट भरना था। जब तुम डाउनस्टेयर्स पहुंचे, वांग सी की पहले से ही डाइनिंग टेबल पर बैठी थी। कंपनी का काम खत्म करने के बाद उनके खूबसूरत फेस पर थकान साफ दिख रही थी, और तुम्हें नीचे आते देख वो तुरंत एक्टिव हो गई और तुम्हें खींचकर अपने बगल में बैठा लिया। डाइनिंग टेबल इतना मैसिव था कि उस पर 20 लोग आराम से बैठ सकते थे। टेबल पर दर्जनों डिशेस सजी थीं। ब्रेज्ड पोर्क रिब्स, स्वीट एंड सावर कार्प, स्पाइसी चिकन, होम स्टाइल टोफू। तुम पूरी तरह शॉक में थे। घर वापसी के पहले ही दिन क्या सिस्टर तुम्हें इतना खिलाकर मार डालना चाहती हैं? सिस्टर, क्या आप मुझे खाना खिलाकर फोड़ना चाहती हो? सिस्टर, मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगा। तुमने वांग सी के कपड़े का कोना पकड़ा और अपनी बड़ी बड़ी इनोसेंट आंखें झपकाईं। वांग सी हंसते हंसते पागल हो गई। उन्होंने फिश का एक पीस तुम्हारे बोल में रखा और बोली, सिली बॉय, मैंने तुम्हें ये सब खाने को नहीं कहा है। बस उतना खाओ जिससे तुम्हारा पेट भर जाए। तुमने बहुत कंफ्यूजन के साथ पूछा, तो जो बच जाएगा उसका क्या होगा? क्या हम उसे फेंक देंगे? वांग सिकी ने तुरंत एक्सप्लेन किया, बचे हुए खाने को साफ करने के लिए लोग हैं, कुछ वेस्ट नहीं होगा। आखिरकार तुम्हारे दिल को सुकून मिला और तुम्हारी भूख पूरी तरह खुल गई। कुछ डिशेस टेस्ट करने के बाद तुम रुक ही नहीं पाए। बहुत जल्दी तुम्हारा पेट फुल हो गया। तुम्हारे लिए खाना खाना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। इस पूरे टाइम वांग सीकी ने मुश्किल से कुछ बाइट्स ही खाए होंगे। वो बस तुम्हें बहुत प्यार से खाले हुए देख रही थी। लिटिल ब्रदर, क्या तुम्हारे 6th बर्थडे में सिर्फ 3 महीने बचे हैं? तुमने अपना गोल मटोल पेट सहलाया और सोचने लगे, तुम्हारा बर्थडे कब आता है? बर्थडे पर क्या करते हैं? तुमने लाइफ में कभी अपना बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था। यहाँ तक कि ग्रैंडपा को भी तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता थी। तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड के जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मॉम ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया। एक मेल एयर के लिए उन्होंने डेली 4 बार स्पाइसी हॉटपॉट खाया और बढ़े हुए पेट के साथ स्क्वायर में डांस किया। वांग सीके ने नैपकिन उठाया और तुम्हारा मुंह साफ किया। वो बहुत सॉफ्टली बोली, तुम्हारा बर्थडे 9 अक्टूबर को आता है। देखा जाए तो अब 2 महीने से भी कम टाइम बचा है। बर्थडे पर हम बड़ा सा केक काटेंगे, नए कपड़े पहनेंगे और विश मांगेंगे। तुमने अपने माइंड में उस सीन को इमेजिन किया और अपनी सिस्टर से पूछा, केक का टेस्ट कैसा होता है? वांग सीकी ने मुस्कुराकर बताया, वो बहुत सॉफ्ट और मीठा होता है, बिल्कुल क्लाउड्स की तरह। खाना खत्म होने के बाद वांग सीकी ने छुपकर तुम्हारी एक और फोटो ली और फैमिली ग्रुप में भेज दी। वांग वेन्या का इंस्टेंट रिप्लाई आया, सिकी, मैं कुछ ही दिनों में घर आ रही हूँ। और हाँ, ब्रदर के वापस आने की न्यूज़ अब मॉम डैड को बता देनी चाहिए ना। तभी एक और प्रोफाइल पॉपअप हुई। लेले भी ऑनलाइन थी। मॉम डैड जब भी शाओके का जिक्र करते हैं वो रोने लगते हैं। अब शाओके वापस आ गया है तो ये खबर सुनकर वो खुशी से पागल हो जाएंगे। शिनरू का भी मैसेज आया, मैं भी घर आ रही हूँ, मैंने बहुत टाइम से अपनी बहनों को नहीं देखा। वांग वेन्ना ने उसे टीज करते हुए लिखा, तुम्हारा असली टारगेट हम नहीं, तुम्हारा छोटा भाई है। इस वक्त क्योटो इंटरनेशनल स्टेडियम के बैक स्टेज में एक व्हाइट ड्रेस पहने खूबसूरत लड़की अपने फोन को देखकर लगातार हंस रही थी। उसकी स्किन दूध जैसी सफेद थी और फीचर्स एकदम परफेक्ट। वो किसी फेरी टेल की प्रिंसेस लग रही थी। वो कोई और नहीं, नेशनल वाइफ के नाम से मशहूर, वीबो पर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स वाली सुपरस्टार थी। वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की अनडिस्प्यूटेड क्वीन, ग्रैंड स्लैम विनिंग टॉप एक्ट्रेस वांग शिंद्रू थी। इस वक्त उसका फैन मीट एंड ग्रीट इवेंट चल रहा था। होस्ट ने क्राउड की एनर्जी को एब्सोल्यूट पीक पर पहुंचा दिया था। हजारों लोगों के पागलपन भरे शोर के बीच वांग शिंद्रू ने बहुत एलिगेंस के साथ स्टेज पर एंट्री ली। वांग शिंद्रू, मेरी क्वीन, आई लव यू गॉडेस, प्लीज एक बार मेरी तरफ देख लो। स्टेडियम की 1 लाख सीट्स पूरी तरह पैक थी और पब्लिक का चिल्लाना कान फाड़ देने वाला था। वांग शिंद्रू ने चारों तरफ झुककर सबका शुक्रिया अदा किया और फिर अपने कुछ ओरिजिनल हिट सॉन्ग्स गाए। बहुत जल्द इवेंट अपने एंड पर पहुंच गया। अचानक उसने माइक पकड़ा, कहा, मुझे पता है आप सब नेक्स्ट मंथ मेरे हॉलीवुड कोलैबोरेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे अफसोस है मैं अब उस मूवी का हिस्सा नहीं बन पाऊंगी। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा गया। क्यों? मेरी क्वीन, ऐसा मत करो, हम तुम्हारी नई मूवी का वेट कर रहे थे। सबको पता था कि अगर वो ये अवार्ड जीत लेती तो वांग शिंद्रू इंटरनेशनल सिनेमा में ग्रैंड स्लैम कंप्लीट करने वाली इकलौती स्टार बन जाती। ये मौका गंवाने वाला नहीं था। लेकिन वांग शिंद्रू ने सबको एक्सप्लेन करते हुए कहा, मेरे इस प्रोजेक्ट से पीछे हटने का रीजन ये है कि मेरा खोया हुआ भाई इतने सालों बाद वापस आ गया है। मुझे अपने भाई के साथ टाइम स्पेंड करना है। उसने आखिरी बार झुककर बो किया और एक बेहद स्वीट स्माइल दी। बैक स्टेज जाकर वांग शिंद्रू ने फोटो में तुम्हारी तरफ देखा। उसकी आंखों में बस तुमसे मिलने की तरफ थी। बस ये सारे बचे हुए काम खत्म कर लूं, फिर सीधा घर जाकर तुमसे मिलूंगी। उसी वक्त कंट्री एम के इंटरनेशनल एजुकेशन रिसर्च सेंटर के कॉन्फ्रेंस रूम में वांग वेन्या हेड चेयर पर बैठी थी। उनके सामने दुनिया के टॉप इंटरनेशनल प्रोफेसर्स बैठे थे। उन्होंने सीधा अनाउंस किया, सबसे पहले मैं कुछ टाइम के लिए वापस ख्वाक्षा जा रही हूँ। प्रोफेसर ली के मेरी गैर मौजूदगी में डिपार्टमेंट हैंडल करेंगे। एक इकोनॉमिक्स प्रोफेसर ने तुरंत ऐतराज जताया, ओ माय डियर प्रेसिडेंट, जहां तक मुझे पता है हुआक्शिया की क्योटो यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड रैंकिंग 17th है। आप खुद को डाउनग्रेड करके वहां गेस्ट प्रोफेसर बनने क्यों जा रही हैं? वांग वेन्या ने हाथ हिलाकर बात काटी और सीधा मीटिंग एंड कर दी। उन्होंने 7 दिन बाद की फ्लाइट बुक की। बस यहाँ का काम खत्म करके वो सीधा देश वापस लौटेंगी। और इस वक्त
वांग एस्टेट में तुम अपनी सिस्टर का हाथ खींचकर उन्हें शाओ हे को दिखाने जा रहे थे। विला के दरवाजे के पास एक कॉर्नर में शाओ हे पूरे मजे से अपना खाना ठूस रहा था। उसके पास ही एक शानदार हैमस्टर हाउस रखा था जो आंट लान ने स्पेशली उसके लिए बनवाया था। ये हैमस्टर हाउस तुम्हारे उस ब्रिज के नीचे वाले फटे ब्लैंकेट से लाख गुना ज्यादा कंफर्टेबल था। ये सिर्फ हवा और बारिश से ही नहीं बचाता था, बल्कि इसके अंदर सॉफ्ट कुशन्स और एक मिनी एसी भी लगा था। शाओ हे के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद वांग सी की तुम्हें वापस रूम में ले आई। उन्होंने तुम्हें कुछ गाइडलाइंस दी और फिर बात लेने अपस्टेयर्स चली गई। तभी तुम्हें अचानक अल्केमी का ख्याल आया। सिस्टर नहा रही थी। इसी मौके का फायदा उठाकर तुमने वो रेसिपी पेपर अपनी पॉकेट में डाला और दबे पांव डाउनस्टेयर्स आ गए। आंट लान सामान अरेंज कर रही थी। उन्होंने तुम्हें देखा और पूछा, क्या हुआ यंग मास्टर, कुछ चाहिए? तुमने आंट लान का हाथ पकड़ा और कहा कि तुम्हें किचन देखना है। तुम्हें उस पिल फर्नेस का रिप्लेसमेंट ढूंढना था। किचन में देखने लायक कुछ नहीं है यंग मास्टर। अगर आपको भूख लगी है तो आंट लान आपको लेट नाइट स्नैक बना देंगी। तुमने आंट लान का हाथ पकड़कर बहुत क्यूट तरीके से जिद की। आंट लान तुम्हारी ये क्यूटनेस बर्दाश्त नहीं कर पाई और मजबूर होकर तुम्हें किचन में ले गई। वांग फैमिली का किचन किसी 5 STR होटल के बैकस्टेज जैसा था। पॉट्स, पैन्स, बोल्स सब कुछ प्रॉपर लाइनअप था। आंट लान तुम्हें सब कुछ बता रही थी। तभी तुमने एक चीज की तरफ इशारा किया और पूछा, आंट लान ये चावल कुकर कैसे यूज करते हैं? चावल कुकर ये बहुत सिंपल है। बस इंग्रेडिएंट्स डालो, थोड़ा पानी डालो और नीचे से टाइम सेट कर दो। टाइम पूरा होने के बाद इसे ओपन कर लो। तुमने हर एक स्टेप अच्छे से याद कर लिया। जैसे ही तुम दोनों किचन से बाहर आए, तुमने आंट लान की नजर बचाकर वापस किचन में एंट्री मार ली। तुम्हें आज रात हर हाल में ऊंची कंडेंसेशन पिल बनानी थी, वरना तुम्हारी कल्टीवेशन की स्पीड बहुत स्लो हो जाती। तुम्हारा मास्टर प्लान ये था कि इस चावल कुकर को पिल फर्नेस की तरह यूज किया जाए। क्योंकि तुम्हारी हाइट कम थी, तुमने एक स्टूल खींचा और उस पर खड़े हो गए। चावल कुकर के सामने खड़े होकर तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर फोकस किया। जिनसेंग, ड्रैगन विस्कर, विदर्ड वुड सीड, लिंगजी, टाइगर टेल फ्लावर। तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड के जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मॉम ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया। एक मेल एयर के लिए उन्होंने डेली 4 बार स्पाइसी हॉट पॉट खाया और बढ़े हुए पेट के साथ स्क्वायर में डांस किया। तुमने स्टोरेज रिंग में से एक साथ 12 हर्ब्स निकाली और उन्हें हवा में उड़ाते हुए सीधे चावल कुकर के अंदर डाल दिया। तुमने टाइम सेट किया और चावल कुकर ऑन हो गया। तुमने अपनी हल्की सी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज की और हर्ब्स के अंदर होने वाले चेंजेस को गहराई से फील करने लगे। टाइम गुजरता जा रहा था। वो हर्ब्स धीरे धीरे मेल्ट होकर लिक्विड में बदल रही थी और उनका प्योर एसेंस बाहर आ रहा था। एक प्रॉपर पिल बनाने के लिए सारे हर्ब्स के एसेंस को एक साथ फ्यूज करना होता है, लगातार प्यूरिफाई करना पड़ता है और फिर एक शेप में कंडेंस करना पड़ता है। हर हर्ब की प्रॉपर्टी और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग होता है। ये बेहद मुश्किल काम था। हर्ब्स की प्रॉपर्टीज और मेल्टिंग पॉइंट्स बिल्कुल अलग थे। तुम बहुत सीरियस थे। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से चावल कुकर के अंदर हर्ब्स को धीरे धीरे फ्यूज करने लगे। 15 मिनट्स बाद बूम, किचन में एक जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना पावरफुल था कि पूरा बर्तन कांप गया। जल्दी ही वहां भीड़ जमा हो गई। मेड्स आंट लान के आसपास खड़ी होकर हैरान थीं। वांग सी की अपनी नाइट सूट में भागते हुए नीचे आई। वो अभी नहाकर निकली थीं और तुम्हें ढूंढ रही थीं। तभी ये धमाका हुआ। आंट लान, क्या हुआ? क्या कुछ फट गया है? वांग सीकी के उस लूज नाइट सूट में उनकी एलिगेंस साफ झलक रही थी। धुआं इतना ज्यादा था कि अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा था। आंट लान ने कहा कि वो अंदर जाना चाहती थी, पर धुआं बहुत तेज था। सब लोग धीरे धीरे किचन में घुसे। चारों तरफ धुएं के बीच तुम्हारी परछाई नजर आई। पास जाकर देखा तो वो तुम ही थे, पर इस वक्त तुम्हारा पूरा चेहरा काला था, बाल जले हुए थे और तुम ऊपर से नीचे तक गंदे हो चुके थे। तुम मुस्कुराए तो तुम्हारे दांत अंधेरे में चमकती लाइट जैसे लग रहे थे। तुमने ऑकवर्ड होते हुए कहा, ए सिस्टर आंट लान, वो चावल वाला कुकर फट गया। वाकई सबको साइड में नजारा दिखा। चावल कुकर के चिथड़े उड़ चुके थे। उसका ढक्कन शेल्फ पर जा गिरा था। काले पड़े चावल कुकर को देखकर वांग सीकी का सिर चकरा गया। ब्रदर, आखिर तुमने चावल कुकर क्यों यूज किया? ये बहुत डेंजरस हो सकता है। उनकी वॉइस थोड़ी सख्त थी। उन्हें डर था कि तुम दोबारा ऐसा कुछ न कर दो। उन्होंने तुरंत तुम्हें चेक किया कि कहीं चोट तो नहीं लगी। सामान की कोई फिक्र नहीं, तुम्हारी सेफ्टी सबसे बड़ी बात थी। तुम किसी गुनहगार बच्चे की तरह सिर झुकाकर बोले, मैं बस खाना बनाना सीखना चाहता था ताकि सिस्टर मेरा बनाया हुआ खाना टेस्ट कर सके। वांग सीकी के दिल में प्यार की एक लहर दौड़ गई। तुम उनके लिए खाना बनाना चाहते थे। कितना प्यारा बच्चा है। ये हंगामा जल्दी ही खत्म हुआ। आंट लान साफ सफाई करने लगी और सिस्टर तुम्हें नहलाने लगी। नए पजामास पहनकर तुम वापस अपने रूम में आ गए। तुम मन ही मन मुस्कुराए। अभी पकड़ा जाता। मास्टर ने कहा था कि तुम्हारी कल्टीवेशन के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। इसी बीच किचन साफ करते हुए आंट लान को एक पेपर मिला जिस पर तुम्हारी वो रेसिपी लिखी थी। हालांकि वो काफी गंदी हो चुकी थी। तुम अपने रूम में आए, कर्टन्स खींचे और बेड पर कूद गए। तुमने अपनी स्टोरेज रिंग से वो ताज़ा बनी हुई पिल्स निकाली। पिल्स बनाते वक्त एनर्जी का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि चावल कुकर ही फट गया। पर अच्छी बात यह थी कि पिल्स सक्सेसफुली बन गई थी। तुमने गिना, टोटल 4 राउंड पिल्स थीं, पर तुम ज्यादा खुश नहीं थे। क्या रेसिपी में 10 पिल्स नहीं लिखी थी? मैंने सिर्फ 4 बनाई। तुम्हें लगा कि ये क्वांटिटी बहुत ही कम है। तुमने बाकी 3 पिल संभाल कर रखी और एक पिल अपने मुंह में डाल ली। तुरंत वो पिल एक वार्म करंट बनकर तुम्हारे पेट में उतरी। तुम्हें महसूस हुआ कि वो पावर बहुत पावरफुल है। स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारी बॉडी में इधर उधर भाग रही थी। तुमने उसे अब्जॉर्ब करना शुरू किया। पूरी रात कल्टीवेशन में बीत गई। अगली सुबह जब आसमान में हल्की रोशनी आई, तुम अपनी साधना खत्म करके खड़े हुए। तुम्हारी एनर्जी एकदम टॉप लेवल पर थी। सिर्फ एक रात में तुम्हारी स्पिरिचुअल रिजर्वायर 20% भर चुकी थी। तुम्हारे अंदाजे के हिसाब से एक हफ्ते में तुम ची कंडेंसेशन के मिडिल स्टेज को ब्रेक कर लोगे। तभी दरवाजे पर आंट लान की आवाज आई, यंग मास्टर उठ जाइए, जल्दी से उठकर तैयार हो जाइए। तुम अपनी स्लीपर्स पहनकर दरवाजा खोलने भागे। गुड मॉर्निंग आंट लान। आंट लान ने मुस्कुराते हुए तुम्हें तैयार किया। ब्रश करते वक्त तुम्हें बस अपनी सिस्टर का ही ख्याल था। आंट लान ने बताया कि मिस तैयार हो चुकी हैं और तुम्हारा ब्रेकफास्ट पर वेट कर रही हैं। तैयार होने के बाद तुम नीचे आए। वांग सीके ने एक ब्लैक कैजुअल सूट पहना था जिसमें वो एक पावरफुल लेडी बॉस लग रही थी। ब्रदर, आज घर पर मत रुको, मेरे साथ ऑफिस चलो। तुमने तुरंत सिर हिलाया।
खाना खाकर और शाह ही को बाय बोलकर तुम गाड़ी में बैठ गए। वांग ग्रुप क्योटो मजराटी कंपनी के गेट पर रुकी और तुम दोनों गाड़ी से उतरे। वांग सीकी ने तुम्हारा छोटा हाथ पकड़ा और बिल्डिंग के अंदर चली गई। गुड मॉर्निंग प्रेसिडेंट वांग, सारे स्टाफ ने ग्रीट किया। वो तुम्हें प्राइवेट एलिवेटर में ले गई। तुम खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, सिस्टर क्या ये पूरी बिल्डिंग आपकी है? तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड के जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मॉम ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया और मेल एयर के लिए स्पाइसी हॉट पॉट खाकर स्क्वायर डांस किया। वांग सी को यह सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उन्होंने मजाक में कहा, ये बिल्डिंग तुम्हारी है, यहाँ के असली बॉस तुम ही हो। आखिरकार तुम टॉप फ्लोर पर पहुंचे। तुम दोनों सीईओ ऑफिस में घुसे। सेक्रेटरी शॉलियन भी पीछे पीछे आ गई। वांग सीकी ने रिपोर्ट्स और प्लान्स का ढेर साफ किया और आज का शेड्यूल अरेंज करने लगी। शॉलियन, आज तुम्हें 3 जरूरी काम करने हैं। वांग सीकी ने बहुत बॉसी टोन में कहा। पहला, उसका आईडी प्रूफ बनवाओ। दूसरा, उसके लिए एक फोन खरीदो। और तीसरा, उसके लिए अच्छे क्लोथ्स खरीदो। शॉलियन को लगा उसने गलत सुना है। एक सीईओ सेक्रेटरी को अब बेबी सिटर बना दिया गया। वांग सी ने स्पेशली इंस्ट्रक्शन दी, यंग मास्टर के लिए केक भी खरीद लेना, कल उसे बहुत मन था। यस प्रेसिडेंट वांग। सिस्टर ने तुम्हें कुछ इंस्ट्रक्शंस दी और शॉलियन के साथ नीचे भेज दिया। पार्किंग में शॉलियन ने मजराटी नहीं बल्कि एक मर्सिडीज E300 निकाली। वो ज्यादा हाई प्रोफाइल नहीं रहना चाहती थी ताकि लोग उन्हें नोटिस न करें। तुम फ्रंट सीट पर बैठे यहाँ वहाँ देख रहे थे। तुम बहुत क्यूट लग रहे थे। यंग मास्टर, क्या आप मिल्क टी पियेंगे? तुमने हाँ में सिर हिलाया। शॉलियन ने तुरंत गाड़ी रोकी। जब वो वापस आई उसके हाथ में स्नैक्स के 2 बड़े बैग्स थे। उसमें सिर्फ मिल्क टी नहीं थी बल्कि फ्रूट्स और स्वीट्स भी थी और साथ ही एक बहुत ब्यूटीफुल केक भी। उसने मिल्क टी का पैक खोला और वो पिग पैटर्न वाला छोटा केक तुम्हें पकड़ा दिया। मीठी मिल्क टी पीते ही तुम्हारा मूड एकदम फ्रेश हो गया। उस सुंदर केक को देखकर तुम्हारा उसे खाने का मन कर रहा था। शाओलियन हंसते हुए बोली, यंग मास्टर ये केक बहुत सारा है, बेझिझक खाइए। तुमने एक स्पून ली और मजे से खाने लगे। वाह, वो क्रीमी और मीठा टेस्ट, ऐसा लगा जैसे तुम बादलों के ऊपर लेटे हो। बहुत सॉफ्ट और टेस्टी है। शाओलियन सिस्टर, क्या आप खाएंगी? उन्होंने मना कर दिया और समझाया कि मीठा कम खाना चाहिए वरना कैविटीज हो जाएंगी। तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। एक बार मैं फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज पर पहुंच गया तो बॉडी खुद को प्यूरिफाई कर लेगी, फिर कैविटीज का क्या डर। कुछ ही देर में गाड़ी रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंच गई। दरवाजे पे बहुत लंबी लाइन थी। कम से कम 4050 लोग खड़े थे। शॉलियन तुम्हारा हाथ पकड़कर बाहर आई। तभी एक ऑफिशियल ने आकर तुम दोनों को सीधा रजिस्ट्रेशन रूम में इनवाइट कर लिया। हे, ये लोग लाइन में क्यों नहीं लगे? हम पागलों की तरह यहाँ क्यों खड़े हैं? हाँ, मैं आधे दिन से खड़ा हूँ और ये लोग सीधा अंदर चले गए। ये अनफेयर है। लोग चिल्लाने लगे। ऑफिशियल ने तुम दोनों को अंदर छोड़ा और फिर बहुत कोल्ड फेस के साथ भीड़ को जवाब दिया, चिल्लाओ मत, ये तुम्हारा घर नहीं है, अगर लाइन में नहीं लगना तो भाग जाओ। ये दोनों हमारे चीफ के स्पेशल गेस्ट हैं, समझे? सब लोग चुप हो गए। 20 मिनट्स बाद तुम अपनी आईडी लेकर तुम बहुत खुश होकर बाहर निकले। शॉलियन पीछे पीछे आ रही थी। तुमने साइड में देखा, लाइन में खड़े लोगों की नजरें एकदम चुभने वाली थी। सबके फेस पर गुस्सा था। तुमने धीरे से पूछा, शॉलियन सिस्टर, ये लोग हमें नफरत से क्यों देख रहे हैं? शॉलियन झुकी और मुस्कुराकर बोली, क्योंकि यंग मास्टर बहुत क्यूट हैं और वो शायद आपको किडनैप करना चाहते हैं, इसलिए मेरे पास रहना। तुम तुरंत उनके पीछे छुप गए और उनका हाथ पकड़ लिया। शॉलियन तुम्हारी ये मासूमियत देखकर हंस पड़ी। फिर तुम एप्पल स्टोर पहुंचे। सेल्स गर्ल ने बहुत एनर्जी के साथ तुम्हारा वेलकम किया। तुमने देखा कि ग्लास काउंटर्स के नीचे चमकते हुए काउंटर्स में बहुत सारे मोबाइल फोन्स रखे थे। मिस, आपको कौन सा फोन चाहिए? शॉलियन ने बहुत काम होकर कहा, मुझे नहीं, इसे खरीदना है। सेल्स गर्ल ने हैरानी से तुम्हारी तरफ देखा। तुम 5-6 साल के मासूम बच्चे अपनी बड़ी आंखों से उसे देख रहे थे। वो एक्सप्रेशन इतने क्यूट थे कि उसे तुमसे प्यार हो गया। उसने तुरंत एक फोन निकाला और डिटेल में समझाने लगी, ये हमारा फ्रूट मॉडल है, 4 INCH स्क्रीन है, चलाने में बहुत ईजी है, आपके ब्रदर के लिए परफेक्ट रहेगा। शॉलियन ने मना कर दिया, ये मेरा ब्रदर नहीं है, तुम अपना लेटेस्ट मॉडल निकालो। सेल्स गर्ल के होश उड़ गए और वो भागकर 4 फोन्स ले आई। फ्रूट 17, फ्रूट 17 प्रो, फ्रूट 17 प्लस और फ्रूट 17 प्रो मैक्स। उसने सबके डिफरेंसेस बहुत डिटेल में समझाए। आखिरकार तुमने फ्रूट 17 प्रो सेलेक्ट किया। शॉलियन ने सीधा कार्ड स्वाइप किया और 10,000 से ज्यादा का फोन एक पल में खरीद लिया गया। सेल्स गर्ल ने खुश होकर तुम्हें एक छोटा टेडी बेयर गिफ्ट दिया। तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड के जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मॉम ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया और मेल एयर के लिए स्पाइसी हॉट पॉट खाया और स्क्वायर डांस किया। दोपहर का टाइम था। मर्सिडीज E300 शहर की सड़कों पर बहुत स्मूथली चल रही थी। तुम्हारा मन सीनरी देखने का नहीं था। तुम बस अपने नए फोन को बहुत कंफ्यूजन के साथ देख रहे थे। आखिर इससे क्या क्या होता है? तुमने देखा है कि लोग सड़कों पर अपनी स्क्रीन को घूरते रहते हैं, पर कैसे? सेल्स गर्ल ने सिर्फ स्विच ऑन करना और फोटो खींचना सिखाया था। तुमने कैमरा ओपन किया और स्क्रीन पर अपना चेहरा देखा। जैसे ही तुम मुस्कुराए, स्क्रीन वाला बच्चा भी मुस्कुराया। क्लिक, तुम्हारी पहली सेल्फी तैयार थी। तुमने शॉलियन सिस्टर को कहते सुना था कि इस पर टीवी देख सकते हैं, मैसेजेस भेज सकते हैं और कॉल्स भी कर सकते हैं। तुम हैरान रह गए, इतने सारे फंक्शंस। पर तुम्हारे दिमाग में बस एक बात बैठी, इससे सिस्टर को कॉल किया जा सकता है। और कॉल कैसे करें? तुम्हें कोई आइडिया नहीं था। शॉलियन सिस्टर ड्राइव कर रही थी तो वो भी सिखा नहीं सकती थी। तुम थोड़े परेशान हो गए और विंडो से चिपक कर बाहर देखने लगे। तुम काफी बोर्ड लग रहे थे। शॉलियन ने ये नोटिस किया और समझ गई कि लंच टाइम हो चुका है। कुछ गलियों को क्रॉस करने के बाद गाड़ी हेवन ऑन अर्थ रेस्टोरेंट के सामने रुकी। गाड़ी से उतरते ही तुमने उस बिल्डिंग की एलिगेंस देखी और तुम्हारे पेट में चूहों ने दौड़ना शुरू कर दिया। शॉलियन हंसकर बोली, भूख लगी है ना, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। तुम खुशी से उनके पीछे भागे। अंदर जाते ही वेटर्स की एक लाइन खड़ी थी, जिसमें से एक लंबे वेटर ने पूछा, कहाँ रहा? हेलो मिस। शॉलियन ने सीधा ऑर्डर दिया, मेरे लिए 3rd फ्लोर पर एक प्राइवेट रूम बुक करो। वो वेटर थोड़ा ऑकवर्ड हो गया। पास खड़े दूसरे वेटर ने एक्सप्लेन किया, सॉरी मिस, 3rd फ्लोर पूरा बुक हो चुका है। शॉलियन का पारा चढ़ गया। तो फिर 2nd फ्लोर? वेटर ने फिर से हिलाया, 2nd फ्लोर भी बुक है। शॉलियन अब गुस्से में आ गई। एक फ्लोर पे इतने रूम्स होते हैं, सब फुल कैसे हो सकते हैं? वो तुम्हें मेन हॉल में खाना नहीं खिलाना चाहती थी। ये वांग फैमिली की इमेज के खिलाफ था। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, अपने मैनेजर को बुलाओ, मेरा पेशेंस खत्म हो रहा है।
वेटर्स डर गए और मैनेजर को ढूंढने भागे। कुछ ही देर में एक हेल्दी सा मिडिल एज आदमी आया। मैनेजर ने जैसे ही शाओलियन को देखा, उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे मिस शाओलियन, ये क्या हो गया? हमने अपनी वीआईपी गेस्ट को पहचाना ही नहीं। उसने ये सारी बात समझी और गुस्से में मेज पर हाथ मारा। बेवकूफ, तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारी सबसे इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं और तुमने इन्हें रोका। क्या अपनी जॉब से हाथ धोना है? अभी जाओ और इनके लिए रूम तैयार करो। वो वेटर मन ही मन रोने लगा। अभी तो आपने ही कहा था कि सेकंड और थर्ड फ्लोर फुल है, अब सारा ब्लेम मुझ पर डाल रहे हो। मैनेजर ने मक्खन लगाते हुए माफी मांगी और वहां से खिसक गया। उसे अब और ज्यादा रिस्क नहीं लेना था। मिस, प्लीज मेरे साथ आइए। तुम सब एलिवेटर से थर्ड फ्लोर पर रूम 301 में पहुंचे। वेटर ने मेन्यू कार्ड पकड़ाया, पर शाओ लियन ने वो मेन्यू तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। यंग मास्टर, जो मन चाहे ऑर्डर कीजिए। ये सुनते ही उस वेटर के होश उड़ गए। मैनेजर भी इनके सामने झुक रहा था और अब ये इस बच्चे को यंग मास्टर बुला रही है। उसे लगा ये दुनिया बहुत अनफेयर है। तुमने मेन्यू देखा और कुमिन मटन ऑर्डर किया। शाओ लियन ने कुछ और सिग्नेचर डिशेस भी ऐड की और मेन्यू वापस कर दिया। वेटर के जाते ही तुम अपना फोन निकालकर बहुत परेशान होकर स्क्रीन को टच करने लगे। शाओ लियन सिस्टर, ये फोन कैसे चलाते हैं? प्लीज सिखाओ ना। उन्होंने मुस्कुराते हुए तुम्हें सब समझाना शुरू किया। असल में उन्होंने तुम्हारी आईडी से सिम कार्ड पहले ही ले लिया था और फोन में डाल दिया था। जब तक खाना टेबल पर आया तुम फोन चलाना सीख चुके थे। उन्होंने तुम्हारा वी चैट अकाउंट रजिस्टर किया। पहले तुमने उन्हें ऐड किया और फिर सिस्टर वॉन्ग सीकी को रिक्वेस्ट भेजी। उसी वक्त प्रेसिडेंट्स ऑफिस में वॉन्ग सीकी का फोन वाइब्रेट हुआ। उन्होंने स्क्रीन देखी तो हमारी फ्रेंड रिक्वेस्ट थी। उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। वहां सिस्टर ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की और यहाँ तुम ऑफिशियल फ्रेंड्स बन गए। शाओलियन सिस्टर ने तुम्हें वॉइस मैसेजेस, वीडियो कॉल्स और लोकेशन भेजना सिखाया। तुम बहुत इंटेलिजेंट थे और तुरंत सब समझ गए। तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड के जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मम ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया और मेल एयर के लिए स्पाइसी हॉटपॉट खाया और स्क्वायर डांस किया। तुमने तुरंत इसमें सिस्टर का नाम ढूंढा और बिना सोचे वीडियो कॉल के बटन पर क्लिक कर दिया। ट्रिंग ट्रिंग, कॉल तुरंत पिक हो गई। जैसे ही स्क्रीन पर सिस्टर का हंसता हुआ चेहरा दिखा, तुम बहुत खुश हो गए। उन्होंने पूछा कि फोन कैसा है और लंच में क्या खाया। तुम दोनों बहुत मजे से बातें कर रहे थे और शाओ लियन साइड में चुपचाप बैठी थी। तभी अचानक बूम, रूम का दरवाजा किसी ने जोर से धक्का देकर खोला। एक पूरी भीड़ अंदर घुस आई। यहाँ कोई कैसे बैठा है? हाँ, गोजियांग ने तो पूरा फ्लोर बुक किया था ना। फिर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? हे, ये जगह हमने बुक की है, चलो बाहर निकलो। वो लोग शोर मचाने लगे और तुम्हारे कान दुखने लगे। तभी भीड़ के पीछे से एक ब्लू सूट पहना हुआ आदमी अंदर आया। उसका चेहरा बहुत डरावना और गुस्सैल था, जिसे देखकर तुम थोड़ा डर लगा। गोक्यांग, हमने तो पूरा फ्लोर बुक किया था, फिर ये लोग क्यों हैं? वो सब चिल्ला रहे थे कि तुम्हें बाहर निकाल दिया जाए। वो आदमी, जिसका नाम लियू गुक्यांग था, उसने तुम्हें और शाओ लियन सिस्टर को देखा। तुम सिर्फ 5-6 साल के थे, पर उसे शाओ लियन का चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। लियू गुक्यांग ने बहुत बॉसी वॉइस में कहा, देखो, मैंने ये पूरा थर्ड फ्लोर बुक किया है, तुम नीचे जाकर खाना खाओ। शाओ लियन ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया, जैसे वो हवा हो। कुछ सेकंड बाद उन्होंने बहुत काम आवाज में जवाब दिया, थर्ड फ्लोर पर इतने सारे रूम्स हैं, थर्ड फ्लोर पर इतने सारे रूम्स हैं, अगर हम एक ले भी लें तो क्या प्रॉब्लम है? अगर आपकी गेस्ट फिट नहीं हो रहे हैं तो आप फर्स्ट फ्लोर पर जा सकते हैं। लियू गुचियांग गुस्से से लाल हो गया। उसने शाओ लियन की तरफ उंगली उठाई और धमकी दी, मैं लॉन्ग ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। तुम्हें पता भी है तुम किससे पंगा ले रही हो? इससे पहले कि मैं सच में गुस्सा करूं, चुपचाप नीचे चली जाओ। आज उसकी बेटी की कॉलेज एक्सेप्टेंस पार्टी थी और सारे रिश्तेदार आए हुए थे। वो इन दो लोगों के सामने अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकता था। शाओ लियन ने झटके से अपना सिर उठाया और सीधा लियू गोकियांग की आंखों में देखा। हाय लॉन्ग ग्रुप, नाम तो बहुत बड़ा लग रहा है। क्या तुम लोग पूरे क्योटो को कंट्रोल करते हो? फोन के दूसरी तरफ वांग सीकी सब कुछ बहुत साफ सुन रही थी। उनका खूबसूरत चेहरा एकदम बर्फ की तरह ठंडा हो गया और उन्होंने फोन को कसकर पकड़ लिया। हाय लॉन्ग ग्रुप, एक थर्ड रेट कंपनी की इतनी हिम्मत कि मेरे लोगों को धमकाए। उन्होंने बहुत कोल्ड आवाज में तुमसे कहा, ब्रदर जरा फोन उस अंकल को देना, सिस्टर उनसे बात करना चाहती हैं। तुम बहुत ओबीडियंट बच्चे थे तो तुम भागकर लियू गोकियांग के पास गए। हालांकि तुम्हें वो अंकल बहुत बदसूरत और बुरे लग रहे थे, पर सिस्टर ने कहा था तो तुमने फोन उनकी तरफ बढ़ा दिया। अंकल, मेरी सिस्टर आपसे बात करना चाहती है। पास खड़ी शाओ लियन के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। वो आराम से ड्रामा देखने के लिए खड़ी हो गई। लियू गोकियांग ने बिना सोचे फोन हाथ में लिया, पर स्क्रीन पर देखते ही उसे लगा जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। स्क्रीन के अंदर प्रेसिडेंट वांग सीकी उसे घूर रही थी। उनकी आंखों की वो ठंडक फोन के स्क्रीन से बाहर निकलकर सीधा उसकी रूह को कंपा रही थी। प्रेसिडेंट वांग, लियू गोचांग की जबान लड़खड़ाने लगी। प्रेसिडेंट वांग, हेलो, आप आपकी हेल्थ कैसी है? वो पूरी तरह टूट चुका था। क्योटो की सबसे पावरफुल वांग फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर के सामने वो कुछ भी बकने लगा था। वांग सीकी की बर्फीली आवाज आई, क्या तुम हाई लॉन्ग ग्रुप के डायरेक्टर हो? लियो गोकियांग का दिमाग सुनना पड़ गया। वांग ग्रुप की सीईओ के सामने उसकी हालत खराब थी। सिर्फ एक सेंटेंस और वो पूरे क्योटो से गायब हो सकता था। यस प्रेसिडेंट वांग, आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा जल्दी में था। प्लीज मुझे से छोटे इंसान को माफ कर दीजिए। लियू गोकियांग बुरी तरह पसीने से भीग चुका था और एक छोटे से फोन के सामने झुक झुक कर माफी मांग रहा था। मैं अभी अपने लोगों को लेकर जाता हूँ, मैं आपकी खुशी खराब नहीं करूंगा, मैं अभी दफा होता हूँ। फोन कट होने के बाद लियू गुकियांग ने एक गहरी सांस ली। उसकी पूरी शर्ट ठंडे पसीने से भीग चुकी थी। उसने एक नकली और डरी हुई स्माइल के साथ फोन तुम्हें वापस किया। आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी, मेरी गलती थी, मैं अभी सबको लेकर जा रहा हूँ, आप लोग आराम से खाइए। लियू गोकियांग अपनी पूरी भीड़ को लेकर दबे पांव रूम से बाहर निकल गया। बाहर आने के बाद सब बहुत कंफ्यूज थे। ब्रदर गोकियांग, फोन पर कौन था? हम ऐसे क्यों आ गए? हाँ अंकल, हमें मैनेजर को बुलाकर इन्हें बाहर फेंकवाना चाहिए था। लियू गोकियांग का चेहरा गुस्से से हरा पड़ गया। उसने मुड़कर उस लड़के के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। चुप कर बेवकूफ, तुझे पता भी है वो कौन है? वो क्योटो की वांग फैमिली है। मैं जिंदा वापस आ गया, यही बहुत है, और तू यहाँ चिल्ला रहा है। सबके होश उड़ गए।
क्योटो वैंग फैमिली, ये 4 वर्ड्स ही किसी की भी जान निकालने के लिए काफी थे। अब पार्टी का सारा मूड खराब हो चुका था। लिू गुकियांग ने गुस्से में सबको नीचे चलने का इशारा किया। वो यहाँ एक सेकंड और नहीं रुकना चाहता था। सब मुंह लटकाए वहां से निकल गए। तभी फर्स्ट फ्लोर पर मैनेजर डू, जो अभी तक आराम कर रहा था, उसने लिू गुकियांग को देखा और भागकर पास आया। अरे डायरेक्टर लिू, आपने बताया नहीं कि आप आ रहे हैं। लिू गुकियांग का गुस्सा पहले से ही 7वें आसमान पर था। मैनेजर को देखते ही वो फट पड़ा। मैनेजर डू, तुम्हारे रूम में प्रेसिडेंट वांग के गेस्ट बैठे हैं और तुमने मुझे बताया तक नहीं। मेरा करियर बर्बाद होते होते बचा है। वो गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला गया। मैनेजर ड्यू वहीं पत्थर बन गया। वो अभी एक वेट्रेस के साथ फ्लर्ट कर रहा था और इस बात को पूरी तरह भूल गया था। अब उसका इतना बड़ा कस्टमर हाथ से निकल गया था। अब मैं बॉस को क्या जवाब दूंगा। खाना खत्म होने के बाद शाओलियन तुम्हें बिल पे करने के लिए नीचे लाई। तुमने नोटिस किया कि मैनेजर का चेहरा बहुत अजीब सा नीला पड़ रहा था। तुम उसे घूरते रहे और फिर अपनी स्वीट आवाज में बोले, अंकल आपकी किडनीज में कुछ प्रॉब्लम है, टाइम मिले तो हॉस्पिटल जाकर चेक करवा लेना। मैनेजर ड्यू ने हंसते हुए कहा, ओ श्योर, मैं जरूर जाऊंगा। पर तुम्हारे दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। तुमने उसकी आंखों के बीच एक काला सा ऑरा देखा था। उसकी लाइफ फोर्स बहुत वीक थी और किडनी एरिया की एनर्जी पूरी तरह ब्लॉक थी। अगर तुम गलत नहीं थे तो मैनेजर ड्यू की किडनीज में पक्का मैलिग्नेंट ट्यूमर कैंसर बन चुका था। रेस्टोरेंट से बाहर आकर तुम कार में बैठे और सोचने लगे कि पिल फर्नेस कहां से लाया जाए। चावल कुकर से पिल्स बनाना बहुत डेंजरस था और टेम्परेचर कंट्रोल करना मुश्किल था। एक दो बार तो ठीक है, और अगर सिस्टर्स ने पकड़ लिया तो तुम क्या एक्सक्यूज दोगे। तुमने ड्राइविंग सीट पर बैठी शाओलियन को देखा और तुम्हारे दिमाग में एक आइडिया आया। तुमने धीरे से उनके कपड़े खींचे। शाओलियन सिस्टर, मुझे पिल फर्नेस देखना है। पिल फर्नेस कहाँ मिलता है। शाओलियन पूरी तरह ब्लैंक हो गई। पिल फर्नेस, मार्केट में ये सब कौन खरीदता है। ये तो सिर्फ डेकोरेशन के काम आते हैं। यंग मास्टर इसे देखकर क्या करेंगे, इससे खाना थोड़ी बनता है। वो बहुत कंफ्यूज थी। तुमने अपनी बड़ी बड़ी क्यूट आंखें झपकाई और बहुत मासूमियत से उनकी तरफ देखने लगे। कुछ भी खरीदना हो या खाना हो, सिस्टर को बताना। ओके। सेवन सिस्टर ने कुछ और मैसेजेस भी भेजे। तुमने बहुत स्पीड में टाइप किया, थैंक यू सिस्टर। पर सेवन सिस्टर का नेक्स्ट मैसेज देखकर तुम्हारे पसीने छूट गए। तुम टाइप कर लेते हो, तुम इतने छोटे हो और तुम्हें टाइपिंग आती है। तुम्हें लगा कि अब तुम फंस गए। तुम ये तो नहीं बोल सकते थे कि मास्टर ने सिखाया है। इस दुनिया का कोई ऐसा वर्ड नहीं था जो वांग शाओ के को ना आता हो। तुमने अपना दिमाग दौड़ाया और तुरंत सा ब्लेम शिफ्ट कर दिया। मैंने शाओ लियन सिस्टर से टाइप करवाया है। तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। अपना सीक्रेट बचाने के लिए शाओ लियन को बलि का बकरा बना ही पड़ा। वी चैट बंद करके तुम मजे से कार्टून देखने लगे। कुछ ही देर में तुम दोनों आखिरी स्टॉप जेंगहोंग मॉल पहुंच गए। मॉल के अंदर घुसते ही तुम्हारी आंखें चमक उठी। ये मॉल 8 फ्लोर्स का था और हर फ्लोर पर 50 से ज्यादा शॉप्स थी। ये सब तुम्हारे लिए बिल्कुल नया और कंफ्यूजिंग था। शाओ लियन ने तुम्हारा हाथ पकड़ा और सीधा एलिवेटर से 5th फ्लोर पर गई। वहां की सबसे बड़ी शॉप एफडी ब्रांड स्टोर थी। अंदर जाते ही शाओ लियन ने रिसेप्शन पर एक डायमंड वीआईपी कार्ड निकाल कर रखा। स्टाफ हैरान रह गया और तुरंत मैनेजर को कॉल किया। 1 मिनट के अंदर एफडी स्टोर का हेड मैनेजर भागता हुआ आया और बहुत रिस्पेक्ट के साथ तुम्हें कपड़े सेलेक्ट करवाने लगा। कुछ ही देर में शाओ लियन तुम्हें लेकर बाहर आई और उनके पीछे 2 स्टाफ मेंबर्स बड़े बड़े बैग्स लेकर चल रहे थे। पार्किंग में आकर स्टाफ ने सारे बैग्स कार के ट्रंक में रख दिए और वापस चले गए। तुम बहुत उम्मीद से शाओ लियन को देखने लगे। हाँ, मैं तुम्हें पिल फर्नेस दिखाने ले चल रही हूँ। शाओ लियन ने तुम्हारे गाल खींचे और गहरी सांस ली। उन्होंने एक बार पिल फर्नेस देखा था, शहर के बाहर एक ओल्ड टाओइस्ट टेंपल में, पर उसमें देखने लायक कुछ नहीं था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि तुम्हें उस पुरानी चीज में क्या इंटरेस्ट है। तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड के जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मॉम ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया और मेल एयर के लिए स्पाइसी हॉट पॉट खाकर स्क्वायर डांस किया। शाओ लियन ने तुम्हें कहा, यंग मास्टर आप थोड़ी देर सो जाइए, रास्ता बहुत लंबा है और आप बोर हो जाएंगे। तुमने हाँ में सिर हिलाया। पिल फर्नेस मिलने वाला है, मुझे नींद कैसे आ सकती है। पर रास्ता आधा भी खत्म नहीं हुआ था कि तुम खर्राटे मारकर सो चुके थे। शाओ लियन हंसने लगी। अभी तो बहुत हीरो बन रहा था, अब देखो कैसे सो रहा है। शहर से बाहर जाने में नॉर्मल ट्रैफिक में 30 मिनट्स लगते थे, पर शानियन टेंपल तक पहुंचने में पूरा 1 घंटा लग गया। शाओ लियन ने धीरे से तुम्हारे कान खींचे। यंग मास्टर उठ जाइए, हम पहुंच गए। तुमने आंखें मली और जन्हाई लेते हुए कार से बाहर आए। तुम दोनों टेंपल के अंदर गए। आज संडे था तो काफी भीड़ थी। ये शियनन टेंपल ज्यादा बड़ा नहीं था, बस 200 स्क्वायर मीटर्स का होगा। कहते हैं कि शियन डाओइस्ट प्रीस्ट ने यही एनलाइटनमेंट अचीव किया था और उनके डिसाइपल्स ने ये टेंपल बनाया था। पर टाइम के साथ ये जगह पुरानी हो गई और अब यहाँ सिर्फ एक बूढ़ा प्रीस्ट बचा था। तुमने चारों तरफ देखा पर तुम्हें फर्नेस कहीं नजर नहीं आया। पर अचानक तुम्हें 2 फेमिलियर चेहरे दिखे, काइंड सिस्टर, ब्रदर। तुम अपनी छोटी टांगों से भागकर उनके पास पहुंचे। वो दोनों पीछे मुड़े और लिन शाओशाओ तुम्हें हैरानी से देखने लगी। उन्हें तुम्हारा चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा। तुम एक बड़ी सी स्माइल के साथ बोले, मैं शाओ के हूँ। सिस्टर आप मुझे भूल गई। शाओ के। लिन शाओशाओ ने झटके से अपना सिर पीटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम कितने बदल गए हो। सिर्फ कुछ ही दिनों में तुम पूरी तरह चेंज हो चुके थे। तुम्हारी स्किन फेयर हो गई थी, कपड़े स्टाइलिश थे और तुम थोड़े हेल्दी भी लग रहे थे। वो गंदा और कमजोर लड़का बिल्कुल गायब हो चुका था। शाओ के, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम कहाँ चले गए थे। लिन शाओशा ने प्यार से तुम्हारे सिर पर टैप किया। तुमने शरारत से अपनी जीभ निकाली। मुझे मेरी सिस्टर मिल गई, अब मैं अपने घर आ गया हूँ। लिन शाओशा ने तुम्हारे पीछे खड़ी शाओ लियान को देखा और समझ गई कि अब तुम सेफ हो, तो उन्हें तसल्ली हुई। थोड़ी देर बात करने के बाद वो दोनों वहां से जाने लगे। असल में वो अपनी मॉम के लिए प्रे करने आए थे, जिन्हें स्टमक कैंसर था और ट्रीटमेंट चल रहा था। जाने से पहले तुमने फोन निकाला और लिन शाओशा का नंबर सेव किया। जब उन्होंने तुम्हारे हाथ में ब्रांड न्यू फ्रूट 17 प्रो देखा तो वो भी शॉक रह गई। तुम्हारे घर वाले सिर्फ अमीर ही नहीं थे, बल्कि तुम्हारी बहुत केयर भी करते थे। उनके जाने के बाद तुम्हें महसूस हुआ कि लिन शाओशा कुछ परेशान थी, पर तुमने सिर झटक दिया। अभी प्रायोरिटी फर्नेस ढूंढना था। तुम भागकर शाओलियन के पास गए। अभी तक फर्नेस नहीं दिखा। शाओलियन तुम्हारा हाथ पकड़कर मेन हॉल में गई।
अंदर घुसते ही तुम्हारी नजर कॉर्नर में रखे उस डार्क येलो पेल फर्नेस पर पड़ी। वो 1 मीटर से भी ज्यादा लंबा था और काफी भारी लग रहा था। हॉल के सेंटर में एक बूढ़ा और चालाक सा दिखने वाला प्रीस्ट बैठा था। वो इस टेंपल का आखिरी प्रीस्ट था। उसकी आंखें बंद थी जैसे वो सो रहा हो। तुमने पास जाकर फर्नेस को ध्यान से चेक किया। उसकी क्वालिटी येलो रैंक तक भी नहीं थी, पर अभी तुम्हारे कल्टीवेशन लेवल के लिए ये एकदम परफेक्ट था। तभी अचानक उस बूढ़े प्रीस्ट ने अपनी आंखें खोली और तुम्हें घूरते हुए बोला, लिटिल फ्रेंड, मेरे टेंपल में आकर कहीं तुम्हारी नजर मेरे फर्नेस पर तो नहीं है? तुम अंदर ही अंदर चौंक गए। तुम्हारा प्लान सच में इसे यहाँ से ले जाने का था। उस बूढ़े को देखकर तुम्हारे दिमाग में एक ईवल आइडिया आया, क्यों ना इसे बेहोश कर दूं और फर्नेस चुरा लूं। शाओलियन तुम्हारे पास आई और बोली, देख लिया फर्नेस, इसका कोई यूज नहीं है। तुमने सिर हिलाया और सीधा पॉइंट पर आ गए। शाओलियन सिस्टर, क्या हम ये फर्नेस खरीद सकते हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। ये कहते ही तुमने फर्नेस को कसकर गले लगा लिया और ऐसा फेस बनाया जैसे अगर ये नहीं मिला तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। शाओलियन ने अपना सिर पीट लिया। बाकी बच्चे टॉयज के लिए जिद करते हैं और इनका यंग मास्टर एक पुराने फर्नेस के लिए जमीन पर लौट रहा है, पर ये टेंपल की प्रॉपर्टी थी, वो इसे ऐसे ही नहीं उठा सकती थी। तुम्हारी क्यूटनेस देखकर वो तुम्हें मना भी नहीं कर पा रही थी। आखिरकार वो उस प्रीस्ट के पास गई और बोली, प्रीस्ट, क्या आप ये फर्नेस बेचेंगे? आप जो प्राइस बोलेंगे हम देंगे, आपको नुकसान नहीं होगा। उस बूढ़े प्रीस्ट ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप अपनी एक उंगली उठाई। शाओलियन ने कंफ्यूज होकर पूछा, 1 लाख, क्या ये प्राइस ठीक है? ये सुनते ही उस बूढ़े की आंखें चमक उठी। वो इसे 10,000 में बेचने का सोच रहा था और इन्होंने सीधा 1 लाख ऑफर कर दिया। उसने बहुत संत वाली एक्टिंग करते हुए कहा, लिटिल फ्रेंड का इस फर्नेस के साथ कनेक्शन है। तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड की जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मम्मी ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया और मेल एयर के लिए स्पाइसी हॉटपॉट खाकर स्क्वायर डांस किया। तो ठीक है, 1 लाख में ले जाओ, इसे टेंपल का डोनेशन समझ लेंगे। पर तुमने उस बूढ़े की आंखों में वो लालच देख लिया था। तुम्हें लगा कि ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। तुमने तुरंत फर्नेस छोड़ा और बहुत सैड फेस बनाकर बोले, शाओलियन सिस्टर, ये बहुत महंगा है, मुझे नहीं चाहिए। शाओलियन भी समझ चुकी थी कि वो बूढ़ा फ्रॉड कर रहा है। जब उन्होंने देखा कि तुम इंटरेस्ट खो चुके हो तो वो तुम्हें लेकर मुड़ गई। अब वो बूढ़ा प्रीस्ट पैनिक कर गया। उड़ती हुई चिड़िया हाथ से निकल रही थी। वो तुरंत खड़ा हुआ, रुकिए, मैंने कहा ना, बच्चे का इस फर्नेस के साथ कनेक्शन है। प्राइस प्राइस तो हम डिस्कस कर सकते हैं। उसे इतना डेस्परेट देखकर तुम्हें और गुस्सा आया। तुमने मुड़कर सीधा कहा, 3,000 दोगे? वो बूढ़ा कुछ बोल ही नहीं पाया। अभी तो ये लड़की 1 लाख दे रही थी और ये बच्चा सीधा 3,000 पर आ गया। 50,000, 50,000 में ले जाओ। तुमने बिना एक्सप्रेशन चेंज किए कहा, 4,000, इससे 1 रुपया ज्यादा नहीं, 40,000, अभी लेकर जाओ। 5,000, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। ओके, 35,000 फाइनल। 6,000। शाओलियन बगल में खड़ी शौक में सब देख रही थी। ये 5 साल का बच्चा है या मार्केट में सब्जी के भाव कम कराने वाली कोई आंटी? आखिरकार वो बूढ़ा हार मान गया और टेबल पीटते हुए बोला, 8,800 ले जाओ, आज मेरा दिन खराब है। पेमेंट खत्म होते ही शाओलियन ने तुरंत मूवर्स को बुलाया और फर्नेस को वैंग स्टेट भिजवा दिया। फिर तुम दोनों वापस वैंग ग्रुप ऑफिस आ गए और एलिवेटर से सीधे टॉप फ्लोर पर गए। वैंग सिक्की नीचे मीटिंग में थी। शाओलियन ने तुम्हें आराम से बैठने को कहा और खुद काम से नीचे चली गई। खाली ऑफिस में तुम बहुत बोर हो रहे थे। थोड़ी देर फोन चलाने के बाद तुम रूम में घूमने लगे। तभी तुम्हारी नजर कैबिनेट के ऊपर रखे कैलीग्राफी ब्रश और पेपर पे पड़ी। कैबिनेट 2 मीटर ऊंचा था और तुम्हारी हाइट सिर्फ 1 मीटर थी, पर तुमने एक हल्की सी जंप मारी और आराम से सामान निकाल लिया। ची कंडेंसेशन में आने के बाद तुम्हारी फिजिकल स्ट्रेंथ नॉर्मल इंसानों से बहुत ज्यादा हो चुकी थी। तुम चेयर पर खड़े हुए। तुमने पेपर बिछाया और ब्रश को इंक में डिप किया। क्या लिखूं? तुमने मास्टर की सिखाई हुई पोएम्स याद की। हाँ, ये ठीक है। तुमने खुद से बड़बड़ाते हुए ब्रश पकड़ा। ब्रश पकड़ते ही तुम्हारी ऑरा पूरी तरह बदल गई। तुम्हारी आंखें शार्प हो गई। ब्रश पेपर पर चला और 3 मिनट्स के अंदर एक मास्टरपीस तैयार हो गया। दिस लाइफ इज स्पेंट इन सॉरो एंड जॉय, फेसिंग द मिडनाइट अलोन। द वास्ट माउंटेन्स जनरेट स्पिरिट, द व्हाइट क्लाउड्स रिटर्न टू डस्ट। हर एक स्ट्रोक में परफेक्ट एनर्जी और फ्लो था। वो वर्ड्स इतने पावरफुल थे कि उनमें से एक पुरानी और डीप फीलिंग आ रही थी। तुम अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे। तुमने एक और पेपर निकाला और बहुत स्पीड में लिखना शुरू किया। क्लियर मिरर, ग्रीन लोटस ब्लूमिंग। एक तरफ तलवार की धार की बातें और दूसरी तरफ एक गहरा सन्नाटा। ये स्ट्रोक कितना पावर से भरा है। हर एक स्ट्रोक किसी म्यान से निकली हुई तलवार की तरह था, जो बिना चलाए ही सामने वाले को डरा सकती है। तुम अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड थे। तुमने सोचा और दोनों पेपर्स को दीवार पर चिपका दिया। तुम्हें पूरा कॉन्फिडेंस था। मास्टर ने तुम्हारी कैलीग्राफी की तारीफ की थी तो सिस्टर को भी पक्का पसंद आएगी। काफी देर वेट करने के बाद तुम सोफा पर ही सो गए। शाम को ऑफिस आवर्स खत्म होने के टाइम वांग सी की मीटिंग खत्म करके ऑफिस आई। अंदर घुसते ही उन्होंने तुम्हें सोफा पर सोते हुए देखा। वो दरपांव अपनी डेस्क की तरफ गई। उन्होंने फाइल्स नीचे रखी और देखा कि टेबल पर ब्रश और पेपर बिखरे हुए थे। शाओलियन भी ना, इतने छोटे बच्चे को ब्रश पकड़ा दिया। वांग सीक मुस्कुराई और उनका चेहरा बहुत सॉफ्ट हो गया। पर जब वो टेबल साफ करके दीवार की तरफ पलटी तो उनके होश उड़ गए। द वास्ट माउंटेन्स जनरेट स्पिरिट, द व्हाइट क्लाउड्स रिटर्न टू डस्ट। इम्पॉसिबल। वांग सी ने तुरंत इस ख्याल को खारिज कर दिया। उन्हें कैलीग्राफी का बहुत शौक था, इसीलिए ऑफिस में ब्रश और इंक रखे थे। वो स्ट्रोक्स की डेप्थ को बहुत अच्छे से समझती थी। ये किसी बहुत बड़े मास्टर का काम है। ये मैंने अब तक जितनी कैलीग्राफी देखी है उन सबसे बेटर है। उन्होंने सोचा कि तुम्हारे उठने के बाद पूछेंगी कि ये किस मास्टर ने दिया है, पर तभी उनकी नजर दूसरी कैलीग्राफी पर पड़ी। उन्होंने पास जाकर देखा। ये कोई पोएम नहीं थी, बस एक लाइन थी, क्लियर मिरर, ग्रीन लोटस ब्लूमिंग, वेयर डज द सोड इंटेंट रेस्ट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। वांग सीकी ने इसे कई बार पढ़ा और उनके अंदर एक तूफान आ गया। मास्टरपीस। ये एक एब्सोल्यूट मास्टरपीस है। हर स्ट्रोक में एक तलवार जैसी धार थी और वर्ड्स में एक छिपी हुई शार्पनेस। तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड के जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मॉम ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया और मेल एयर के लिए स्पाइसी हॉटपॉट खाकर स्क्वायर डांस किया। उन्हें पूरा कॉन्फिडेंस था कि यह किसी मास्टर का आखिरी काम होगा। अगर इसे ऑक्शन में ले जाया जाए तो ये करोड़ों में बिकेगा। पर ये मास्टरपीस यहाँ कैसे आया?
वांग सिकी ने धीरे से तुम्हें जगाया। उन्होंने हंसते हुए पूछा कि दीवार पर वो कैलीग्राफी किसने लिखी है। तुमने अपनी आंखें मली और बहुत नॉर्मली जवाब दिया, मैंने लिखी है। वांग सिकी ने तुम्हारी नाक खींची। उन्हें तुम्हारी बात पर 1% भी ट्रस्ट नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि कल सुबह सीधा शाओ लियन से पूछेंगी। ऑफिस खत्म होते ही वांग सिकी तुम्हें लेकर वांग एस्टेट आ गई और यहाँ आंट लान बहुत कंफ्यूजन के साथ उस बड़े से काले पिल फर्नेस को घूर रही थी। ये इतना बदसूरत था कि इसे डेकोरेशन के लिए भी नहीं रखा जा सकता था। आंट लान अभी कंप्लेन कर ही रही थी कि रूम कार की आवाज आई, मिस घर आ गई हैं। सबने भागकर गेट खोला। वांग शी ने कार से उतरते ही सबके अजीब चेहरे देखे और पूछा, क्या हुआ आंट लान? आंट लान ने तुरंत अपना सवाल डाल दिया, मिस ये इतना बड़ा इंसेंस बर्नर कहाँ रखे? घर में जगह ही नहीं है। इंसेंस बर्नर? वांग सी की कंफ्यूज हो गई। उन्होंने कोई इंसेंस बर्नर नहीं खरीदा था। उन्होंने भीड़ के पीछे देखा और उनकी सांसें अटक गईं। उन्हें समझ आ गया कि सब ऐसे क्यों देख रहे थे। वो बड़ा सा भारी और बदसूरत इंसेंस बर्नर और कुछ नहीं, तुम्हारा खरीदा हुआ पिल फर्नेस था। वांग सी की तुम्हारा हाथ पकड़कर उस फर्नेस के पास ले गई और उसे ध्यान से देखा। ये कोई इंसेंस बर्नर नहीं था, ये एक पिल फर्नेस था। उन्हें याद आया कि मीटिंग से पहले शॉ लियन ने बताया था कि तुमने टेंपल से एक फर्नेस खरीदा है। वांग सी की ने नीचे तुम्हारी तरफ देखा। हाँ, सारी फसाद की जड़ तुम ही थे। ब्रदर, तुम्हें पिल फर्नेस खरीदने का आइडिया कहाँ से आया? क्या तुम सुप्रीम लॉर्ड लाउस की तरह यहाँ अल्केमी करने वाले हो? तुम्हारी हार्ट बीट तेज हो गई? ओह नो। सिस्टर को पता चल गया क्या? तुम ऑकवर्डली हंसे। नहीं सिस्टर, मुझे बहुत कूल लगा तो मैंने खेलने के लिए ले लिया। जब बाकी लोगों ने इंटरेस्ट लेना बंद कर दिया तब तुमने चैन की सांस ली। वांग सीकी ने कुछ बॉडीगार्ड्स को बुलाकर उस फर्नेस को खुले एरिया में रखवाया। ये इतना भारी था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था इसे कहाँ रखें। तभी तुम्हारे दिमाग में आइडिया आया और तुमने चिल्लाकर कहा, इसे मेरे रूम में रख दो, मैं इसे खुद देख लूंगा। वांग शी को थोड़ा अजीब लगा पर उन्होंने फर्नेस तुम्हारे रूम में शिफ्ट करवा दिया। आखिरकार तुम्हारे दिल से एक बड़ा बोझ उतरा। अब फर्नेस आ गया था तो अल्केमी शुरू की जा सकती थी। तुमने प्लान बनाया था कि यूथ रिटेनिंग पिल बनाकर अपनी सिस्टर्स को दोगे। यूथ रिटेनिंग पिल कल्टीवेशन लेवल तो नहीं बढ़ाती, पर यह इंसान की यूथ को हमेशा के लिए फ्रीज कर देती है। और लड़कियों के लिए ये किसी जादू से कम नहीं था। कौन हमेशा जवान नहीं रहना चाहता? रात के खाने में तुमने बहुत तेजी से खाया। वांग सीक ने तुम्हारी जल्दबाजी नोटिस की पर कुछ पूछा नहीं। खाना खाकर और नहाकर तुमने सीधा अपने रूम का दरवाजा लॉक किया। आखिरकार तुम अल्केमी कर सकते थे। कॉर्नर में रखे फर्नेस को देखकर तुम हंसे। हे बिग गाय, आज से हमारा काम शुरू। ये फर्नेस बहुत भारी था। इसे उठाने में 5 बॉडीगार्ड्स का पसीना छूट गया था। इसका वेट कम से कम 150 किलोग्राम था। तुम आगे बढ़े और अपने छोटे हाथों से उसे टच किया। फर्नेस वॉल के पास रखा था पर अल्केमी वहां नहीं की जा सकती थी। तुम्हारा रूम 40 स्क्वायर मीटर्स का था तो स्पेस की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तुमने अपने दोनों हाथों से फर्नेस का स्टैंड पकड़ा और एक जोरदार झटके के साथ उस पूरे 150 किलोग्राम के फर्नेस को हवा में उठा लिया। एक छोटा सा बच्चा अपने से कई गुना बड़ी और भारी चीज उठा रहा था। यह नजारा देखने लायक था। हालांकि 150 किलोग्राम तुम्हारे लिए थोड़ा भारी था, पर तुमने उसे रूम के सेंटर में लाकर आराम से रख दिया। शिव, तुमने एक लंबी सांस छोड़ी। थोड़ी देर बेड पर रेस्ट करने के बाद तुम अल्केमी के लिए तैयार थे। तुम फर्नेस के सामने क्रॉस लेग्ड बैठे। तुमने स्टोरेज रिंग से ची कंडेंसेशन पिल के हर्ब्स निकाले। सब रेडी था। तुमने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से फर्नेस के नीचे एक अरे ड्रॉ करना शुरू किया। पर जैसे ही तुमने एनर्जी पुश की, वो अरे 1 सेकंड के लिए चमका और फिर गायब हो गया। क्या हुआ? अरे फेल हो गया। तुमने अपना सिर पीटा और फिर ट्राई किया। दूसरी बार फेल्ड। तीसरी बार अगेन फेल्ड। तुम्हारे माथे पर पसीना आ गया। एक सिंपल फायर कंट्रोल अरे ड्रॉ करना इतना मुश्किल क्यों है? तुमने आखिरी बार ट्राई किया और हर एक लाइन बहुत ध्यान से ड्रॉ की। कंप्लीट होने के बाद तुमने दोबारा एनर्जी पुश की। बूम! फर्नेस के नीचे अचानक एक तेज आग जल उठी, पर वो आग बाहर नहीं फैली, वो सिर्फ फर्नेस के बॉटम को हीट कर रही थी। सक्सेस! आखिरकार ये एक सपोर्ट एरे था जिसका नाम फायर कंट्रोल एरे था। इसे स्पिरिचुअल एनर्जी से ड्रॉ करना होता है और ये लगातार आग प्रोड्यूस करता है। तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड के जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मॉम ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया और मेल एयर के लिए स्पाइसी हॉटपॉट खाकर स्क्वायर डांस किया। ये तुम्हारा पहला अटेम्प्ट था और आखिरकार तुम रेडी थे। तुमने फर्नेस ओपन किया और एक एक करके सारे हर्ब्स अंदर डाल दिए। तुमने आंखें बंद की और फर्नेस के अंदर का टेम्परेचर फील करने लगे। हीट बहुत तेजी से बढ़ रही थी। हाई टेम्परेचर से हर्ब्स मेल्ट होने लगे और उनकी इंप्योरिटीज बाहर आने लगी। सिर्फ प्योर एसेंस बच रहा था। तुम अपना फोकस जरा भी नहीं हटा सकते थे। अल्केमी में जल्दबाजी सबसे बड़ा पाप है। तुमने अपनी सांसें कंट्रोल की और स्पिरिचुअल एनर्जी से हर्ब्स के एसेंस को रैप किया। इंप्योरिटीज बाहर निकल चुकी थी पर टेम्परेचर अभी भी बढ़ रहा था। आखिरकार वो एसेंस जमने लगा। तुम्हें पता था कि ये आखिरी स्टेप है, पिल फॉर्मेशन। तुम्हारे माथे से पसीना टपक रहा था और स्पिरिचुअल एनर्जी लगभग खत्म हो चुकी थी, पर तुम्हारी आंखें एकदम शार्प थीं। टेम्परेचर अपने पीक पर पहुंच गया था। तुमने पूरी पावर लगाकर उस एसेंस को कंप्रेस कर दिया। बैंग! फर्नेस के अंदर एक हल्का सा धमाका हुआ। तुमने तुरंत फायर कंट्रोल अरे बंद किया और जमीन पर गिरकर बुरी तरह हांफने लगे। इस अल्केमी ने तुम्हारी जान निकाल दी थी। एनर्जी बहुत जल्दी खत्म हो गई और तुम्हारे दंतिया में इनफ पावर नहीं थी। अगर मैं मिडिल स्टेज में पहुंच गया तो ये इतना मुश्किल नहीं होगा। पिछली बार चावल कुकर से करते वक्त क्वालिटी की कोई टेंशन नहीं थी, इसलिए तुम इतना नहीं थके थे, पर इस बार तुमने बहुत फोकस किया था तो क्वालिटी भी पक्का बेटर होगी। थोड़ा रेस्ट करने के बाद तुम उठे और फर्नेस ओपन किया। 1 2 3 10 पूरे 10 परफेक्ट राउंड पिल्स फर्नेस में चमक रही थी। वाओ! मैंने 10 पिल्स बना ली। तुम खुशी से चिल्लाए। मास्टर ने बताया था कि जो एक बार में 7 से ज्यादा पिल्स बना ले वो जीनियस होता है। तो क्या तुम जीनियस के भी जीनियस हो? तुम खुद की तारीफ करने से नहीं रुक पाए। तुम्हें नहीं पता था कि 8 पिल्स बनाना ही इंपॉसिबल माना जाता है और तुमने 10 बना दी। तुम लिटरल सेंस में एक मॉन्स्टर थे। ये 10 पिल्स पिछली वाली पिल्स से कहीं ज्यादा राउंड और ब्राइट थी। तुमने थकावट के साथ पिल्स को पैक किया और बेड पर गिर गए। एक ची कंडेंसेशन पिल खाने के बाद तुमने कल्टीवेशन शुरू की। जब आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। तुमने स्ट्रेच किया। पूरी रात की कल्टीवेशन के बाद तुम एकदम फ्रेश थे। नहाकर तुम जल्दी से नीचे आए। वांग सी की आराम से चाय पी रही थी। तुम्हें देखते ही वो रुकी और तुम्हारे गाल खींच लिए।
उनकी आंखों में प्यार भरा था। लिटिल गाय, आज इतनी जल्दी उठ गए, गुड बॉय। तुम क्यूट फेस बनाकर बोले, सिस्टर गाल मत खींचो ना। वांग सीकी हंसने लगी, उनका मूड बहुत अच्छा था। ब्रेकफास्ट के बाद तुम उनके साथ ऑफिस नहीं गए। तुम्हारे दिमाग में बस मिडिल स्टेज तक पहुंचने की टेंशन थी। उसके बाद ही तुम यूथ रिटेनिंग पिल बना सकते थे। पूरी मॉर्निंग तुम वांग एस्टेट में दौड़ते रहे। आंट लान डर के मारे तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही थी कि कहीं तुम गिर न जाओ। पर 2 किलोमीटर लंबे एस्टेट का चक्कर लगाने के बाद भी तुम्हारी सांसें नहीं फूली। आंट लान शॉक में थी। उन्होंने झाड़ू लगा रहे शाओ लियू को तुम्हारे साथ दौड़ने भेजा। आधे घंटे बाद शाओ लियू जमीन पर लेटकर हाँफ रहा था। तुम्हारी स्पीड देखकर वो पूरी तरह हार मान चुका था। दोपहर में तुम बैकयार्ड में बैठकर मोटिवेशन करने लगे। शाओ लियू बोर होकर फोन में गेम खेलने लगा। इस वक्त वैंग ग्रुप में वांग सीकी उस कैलीग्राफी को पॉइंट करके शाओलियन से पूछ रही थी, ये कहाँ से आई है? शाओलियन रोने वाली हो गई थी। प्रेसिडेंट वांग, आप सुबह से पूछ रही हैं? मुझे सच में नहीं पता। वांग सीकी डेस्क पर उंगलियां टैप कर रही थी। कल दोपहर ही ये यहाँ आई है। कहीं ये प्रेसिडेंट वांग, क्या आपको लगता है कि ये यंग मास्टर ने लिखी है? वांग सीकी हंस पड़ी। एक 5 साल का बच्चा ऐसी कैलीग्राफी लिखेगा? क्या ये पॉसिबल है? रात को तुम वांग सीकी के साथ कार्टून देख रहे थे। उन्होंने अचानक कहा, शौके, कुछ दिनों में तुम्हारी 4th सिस्टर वापस आ रही है। तुम थोड़े शौक हुए। 7th सिस्टर के अलावा तुम अभी तक किसी और से नहीं मिले थे। वांग सीकी तुम्हारे पास आई और तुम्हारे गाल पर एक जोरदार किस किया। तुम्हारी 4th सिस्टर का टेम्पर बहुत खराब है, वो मेरी तरह स्वीट नहीं है। अचानक तुम सिर से पैर तक सुन पड़ गए। क्या सिस्टर ने ड्रिंक की है? नहीं, स्मेल तो नहीं आ रही। तुम सोफा पर पत्थर की तरह जमे थे। तुम्हारी हार्ट बीट पागलों की तरह तेज हो गई। सिस्टर का किस बुरा नहीं था। अगले कुछ दिन तुम्हारा रूटीन सेम रहा, खाना, एक्सरसाइज और कल्टीवेशन। तुम्हारी एनर्जी लिमिट तक पहुंच चुकी थी। बस मिडिल स्टेज में जाने के लिए एक आखिरी पुश चाहिए था। इस बीच तुमने 4 बार और एल्केमी की और हर बार 10 परफेक्ट पिल्स बनी, टोटल 40 पिल्स। पर तुम्हें लग रहा था कि 7 सिस्टर कुछ अजीब बिहेव कर रही हैं। वो बार बार तुम्हारे गाल किस करती थीं और ऐसे देखती थीं जैसे तुम्हें खा जाएंगी। आज रात खाने के बाद तुम बिना कुछ बोले तुरंत अपने रूम में भाग गए। वांग सीकी तुम्हें जाते हुए देखकर फोन निकाली। 4th सिस्टर का मैसेज आया था, सीकी कल दोपहर एयरपोर्ट आकर मुझे पिक कर लेना। वांग सीकी ने सिर्फ 2 वर्ड्स का रिप्लाई दिया, नो टाइम। और उधर रूम में जाते ही तुमने दरवाजा लॉक किया और बेड पर कूद पड़े। तुमने हाथ हिलाया और 2 ची कंडेंसेशन पिल्स तुम्हारे हाथ में आ गई। आज रात तुम मिडिल स्टेज ब्रेक करने वाले थे। तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड के जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मॉम ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया और मेल एयर के लिए स्पाइसी हॉटपॉट खाकर स्क्वायर डांस किया। तुम बेड पर क्रॉस लेग बैठे थे। तुम्हारे शरीर से एक फेंट ग्लो आ रहा था। 6 दिन की कल्टीवेशन के बाद तुम्हारी एनर्जी पीक पर थी। तुमने वो दोनों पिल्स अपने मुंह में डाली और वो तुरंत मेल्ट हो गई। एक भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी तुम्हारे अंदर ब्लास्ट हुई। तुमने तुरंत उसे कंट्रोल किया और उस इनविजिबल बैरियर पर जोरदार अटैक किया। बूम, बैरियर हल्का सा वाइब्रेट हुआ। एक बार में नहीं हुआ तो दोबारा करूंगा। तुमने पागलों की तरह अटैक करना शुरू कर दिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक बैरियर में क्रैक्स नहीं आ गए। तुम्हारी एनर्जी लगभग खत्म हो रही थी। तुमने बिना सोचे एक और पिल निकाली और खा ली। ब्रेक। उस भयानक एनर्जी ने बैरियर को फिर से हिट किया। तुम्हारे पसीने से क्लोथ्स भीग चुके थे और तुम्हारा फेस वाइट पड़ गया था। क्रैक, जैसे कोई पेपर फटा हो। आखिरकार तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। एक वार्म एनर्जी तुम्हारी पूरी बॉडी में फैल गई। तुम्हारा दंतियम पहले से 3 गुना बड़ा हो चुका था। साथ ही तुम्हारी स्किन से एक ब्लैक कलर की इंप्योरिटी बाहर आ गई थी और तुम्हारी हाइट भी 2 इंचेस बढ़ गई थी। तुम्हें बहुत फ्रेश और हल्का फील हो रहा था। अगले दिन आंट लान तुम्हें जगाने आई। उन्होंने नॉक किया पर कोई रिप्लाई नहीं आया। उन्हें लगा कि तुम ज्यादा सो गए हो, पर जब उन्होंने हैंडल घुमाया तो वो लॉक था। आंट लान पैनिक कर गई। यंग मास्टर ठीक तो है? उन्होंने तुरंत स्पेयर की निकाली और दरवाजा खोला। अंदर जाते ही एक अजीब सी स्मेली स्मेल आई। तुमने अपनी आंखें खोली। जैसे ही आंट लान दरवाजे के पास आई, तुम्हें पता चल गया था मिडिल स्टेज में आने के बाद 20 मीटर्स के अंदर कुछ भी तुम्हारी सेंसेस से बच नहीं सकता था। आंट लान, मैं बस उठ रहा हूँ। आंट लान ने फ्राउन किया। यंग मास्टर, आपने रात में क्या किया था? आप इतने गंदे क्यों हैं और ये स्मेल कैसी है? तुमने नीचे देखा। तुम्हारी पूरी बॉडी पर काली इंप्योरिटीज लगी थी और बहुत बुरी स्मेल आ रही थी। तुम्हारा फेस लाल हो गया। और वो कल मैं शाओहे के साथ मिट्टी में खेल रहा था। इतना बोलकर तुम कपड़े लेकर बाथरूम में भाग गए। नहाने और कपड़े बदलने के बाद तुम बहुत कूल लग रहे थे। तुम बहुत कैजुअली नीचे आए और वांग सी के पास बैठ गए। सिस्टर, मुझे वो चाहिए। तुमने फ्रूट्स की तरफ पॉइंट किया, पर वांग सी का कोई रिएक्शन नहीं आया। तुमने कंफ्यूज होकर उन्हें देखा। नॉर्मल डेज में वो तुरंत तुम्हें दे देती थी, पर अभी वांग सी के तुम्हें फटी आंखों से घूर रही थी। उनका मुंह खुला था। दरवाजे पर खड़ी आंट लान भी पत्थर बन गई थी। सिस्टर, आंट लान, क्या हुआ? तुमने अपनी इनोसेंट आंखें झपकाई। वांग सी की आवाज कांप रही थी। शाओके, तुम्हें लगा कुछ तो गड़बड़ है। अगले ही सेकंड वांग सी ने तुम्हें कसकर हक किया और पागलों की तरह किस करने लगी। शाओके, तुम इतने क्यूट कैसे हो गए? तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो गया। तुम्हें नहीं पता था कि ब्रेक थ्रू के बाद तुम्हारी पूरी वाइब चेंज हो चुकी थी। तुम्हारी स्किन एकदम ब्राइट और पिंकिश हो गई थी। जो बॉडी पहले कमजोर और पतली थी, वो अब थोड़ी हेल्थी और चबी हो गई थी। तुम एकदम व्हाइट और क्यूट लग रहे थे और तुम्हारे अंदर से एक फेंट मिल्की स्मेल आ रही थी। कोई भी तुम्हें देखकर कंट्रोल नहीं कर सकता था। जब आंट लान ने मिरर लाकर दिया, तब तुम्हें समझ आया कि सिस्टर पागलों की तरह क्यों बिहेव कर रही थी। तुम हेल्पलेस होकर उनके हग में फंसे थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। उन्होंने बहुत प्यार करने के बाद तुम्हें छोड़ा। ब्रेकफास्ट के टाइम भी वो तुम्हें घूर रही थी। तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे तुम एक मासूम खरगोश हो और वो एक भूखी शेर। ब्रेकफास्ट के बाद वांग सी की ऑफिस नहीं गई। शाओलियन सब हैंडल कर लेगी। उन्हें क्या पता था कि वांग ग्रुप में बेचारी शाओलियन रोते हुए चीख रही थी, माय डियर प्रेसिडेंट वांग, प्लीज वापस आ जाइए, मुझसे और हैंडल नहीं हो रहा। क्या ये मुझे उस कैलीग्राफी आर्टिस्ट का नाम ना बताने की सजा मिल रही है? दूसरी तरफ वांग सीकी ने कैजुअल कपड़े पहने थे। व्हाइट वेलवेट पैंट्स, येलो हुडी और व्हाइट कैप। तुम सोच रहे थे कि सिस्टर टीवी की एक्ट्रेसेस से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आज वो तुम्हें घुमाने ले जाने वाली थी ताकि कोई और सिस्टर तुम इनसे चुरा ना ले। सिस्टर, हम कहाँ जा रहे हैं? तुमने उनके कपड़े खींचकर पूछा।
वांग सीकी ने बैठकर तुम्हारे बाल सहलाए, बस सिस्टर के साथ चलो, जो मन करे वो खाना। उन्होंने इमेजिन किया कि तुम डेनिम जैकेट और कार्गो पैंट्स पहनकर स्ट्रीट पर चलोगे, लोग पक्का जल भुन जाएंगे। और कुछ ना सोचते हुए वांग सीकी ने पोर्शा 718 कन्वर्टेबल निकाली और तुम्हें लेकर वांग एस्टेट से निकल गई। दिवांग मॉल, यहाँ कपड़े, स्नैक्स, मिल्क टी, ज्वेलरी, मूवीज, सब कुछ था। तुम्हारे एक हाथ में मिल्क टी थी और दूसरे में चिकन लेग। तुम वांग सीकी के साथ सेकंड फ्लोर पर घूम रहे थे। भीड़ में तुम दोनों बहुत अलग लग रहे थे, एक ठंडी और खूबसूरत लड़की और एक क्यूट चबी बच्चा। जो भी तुम्हें देखता मुड़कर जरूर देखता। लड़के हों या लड़कियां, बच्चे हों या बूढ़े, सब तुम पर फिदा थे। ए, उस लड़की को देखो, क्या हाइट है, वाओ। तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड के जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मॉम ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया और मेल एयर के लिए स्पाइसी हॉट पॉट खाकर स्क्वायर डांस किया। वाओ, कितना क्यूट बच्चा है। मन कर रहा है इसे हग कर लूं। डैम इट, ये लोग मुझे बच्चे पैदा करने के लिए क्यों प्रोवोक कर रहे हैं? मुझे भी ऐसा बेबी चाहिए। तुम्हें चारों तरफ से घूरती हुई आंखें फील हो रही थी। ये अंकल्स और आंटीज बहुत डरावने हैं। सिस्टर, अब हम कहाँ जाएंगे? तुमने सेवन सिस्टर का हाथ कसकर पकड़ लिया। वो सारी आंखें तुम्हें डरा रही थी। वांग सी की मुस्कुराई और तुम्हारे सिर पे हाथ फेरा। हम थोड़ी देर में अम्यूजमेंट पार्क जाएंगे, ओके? अम्यूजमेंट पार्क। वांग एस्टेट में रहते हुए तुमने इन सब चीजों के बारे में काफी कुछ जान लिया था। तुम्हें पता था कि वहां बच्चे खेलते हैं और राइड्स होती हैं, और तुम्हें इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वांग सीकी ने तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा नोटिस किया और डाउट में पड़ गई। क्या मैंने गलत रिव्यू पढ़ लिया? बच्चे रोलर कोस्टर और स्लाइड्स पसंद नहीं करते क्या? कल तो इंटरनेट पर सब कह रहे थे कि बच्चे अम्यूजमेंट पार्क जाकर पागल हो जाते हैं। चलो छोड़ो, अगर इसे पसंद नहीं आया तो कहीं और चले जाएंगे। तुम दोनों मॉल में घूमते रहे। वांग सी कभी कपड़े देखती तो कभी ज्वेलरी। कुछ ही देर में तुम्हारे हाथों में 2 शॉपिंग बैग्स आ गए। तुम अपनी सिस्टर के पीछे एक छोटे असिस्टेंट की तरह चल रहे थे। फिर तुम एक ज्वेलरी शॉप में घुसे। वांग सी की शॉप के गहने देख रही थी। उन्होंने कैजुअली एक नजर डाली। डिजाइन तो बहुत थे, पर कोई भी खास नहीं लग रहा था। हेलो ब्यूटीफुल। अचानक तुम्हारे पीछे से एक अजीब सी आवाज आई। तुम दोनों ने इग्नोर कर दिया। मिस, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? तुम मुड़े तो देखा कि 24 साल का एक लड़का खड़ा था। मिस, उस लड़के के पीले बाल थे और वो दिखने में ठीक ठाक था, बिल्कुल किसी लिटिल फ्रेश मीट यंग आइडल की तरह। नो इंटरेस्ट, वांग सीकी ने बहुत ठंडी और चुभने वाली आवाज में कहा। पर उस लड़के के चेहरे पर अभी भी एक ओवर कॉन्फिडेंट स्माइल थी। उसे जरा भी एम्बैरेसमेंट फील नहीं हुई। वो वांग सीकी को घूर रहा था। इस आइस ब्यूटी की फैमिली पक्का बहुत रिच होगी। अगर मैंने इसे फंसा लिया तो मुझे पैसों की टेंशन नहीं रहेगी और दोस्तों के सामने शो ऑफ भी करूंगा। मिस, मुझे लगता है आप ज्वेलरी ढूंढ रही हैं। मुझे जेड के बारे में काफी नॉलेज है, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। उसका नाम मा युलोंग था। वो क्योटो यूनिवर्सिटी में जेड अप्रेजल डिपार्टमेंट का स्टूडेंट था। कॉलेज में लड़कियां घुमाने के लिए वो बहुत फेमस था। वो एक टिपिकल प्लेबॉय और घटिया इंसान था। वांग सीक उस पर एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करना चाहती थी। ऐसे लोगों की उनसे बात करने की औकात भी नहीं थी। उन्होंने सीधा धमकी दी। तुम्हें देखकर लगता है तुम कॉलेज स्टूडेंट हो। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, मेरे सामने कोई फालतू ट्रिक मत आजमाना, वरना तुम्हें बहुत भारी पड़ेगा। ये सुनकर मा युलोंग का दिल धक से रह गया। ये लड़की तो बहुत डेंजरस लग रही है। इसका टेम्पर कितना तेज है, बिल्कुल मेरी टाइप की है। उसके दिमाग में गंदे ख्याल आने लगे। उसे अपनी स्पेशल स्किल्स और चार्म पर पूरा भरोसा था कि वो वांग सी का दिल जीत ही लेगा। उसने वांग सी की धमकी को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। खतरा जितना बड़ा होता है, रिवॉर्ड भी उतना बड़ा होता है। उसने थोड़ा झुककर बहुत मीठी आवाज में कहा, मिस, आप बोर हो रही होंगी, चलिए मैं आपको जेड मार्केट घुमाता हूँ। वहाँ रॉ स्टोन्स और गैम्बलिंग भी होती है और बहुत सारे जेम्स भी मिलते हैं। तुम काफी देर से ये सब ड्रामा देख रहे थे, पर जेड मार्केट सुनते ही तुम्हें इंटरेस्ट आ गया। अगर तुम्हें कोई हाई क्वालिटी जेड मिल जाए तो तुम उसे स्पिरिचुअल टूल बनाकर अपनी सिस्टर्स को गिफ्ट कर सकते हो। ये सोचकर तुमने बहुत क्यूट आवाज में पूछा, जेड मार्केट कहाँ है? मा युलोंग ने अब जाकर तुम्हारे ऊपर ध्यान दिया। कितना क्यूट और इनोसेंट बच्चा है। उसके दिमाग में तुरंत एक प्लान आया। अगर ये लड़की बात नहीं कर रही तो इसके भाई के थ्रू बात करूंगा। लिटिल ब्रदर, क्या मैं तुम्हें वहां ले चलूं? वो इसी दिवांग मॉल के 7th फ्लोर पर है। वो बस तुम्हें लेकर जाने ही वाला था कि तुमने अचानक कहा, नहीं अंकल, मैं अपनी सिस्टर के साथ चला जाऊंगा। आप किसी और आंटी को ढूंढ लो, आप मेरी सिस्टर के लायक नहीं हो। उसकी वो फेक स्माइल वहीं जम गई। तुम्हारी इस बात ने उसकी सरेआम बेइज्जती कर दी थी। ज्वेलरी शॉप में ज्यादा लोग नहीं थे, पर जो थे वो सब उसे किसी जोकर की तरह देख रहे थे। वांग सीकी ने मन ही मन तुम्हें थम्स अप दिया। गुड जॉब लिटिल ब्रदर। कुछ ही देर में शॉप में सिर्फ मा युलोंग बचा। स्टाफ ने आकर पूछा कि उसे क्या चाहिए, जिससे उसे और भी ज्यादा शर्मिंदगी फील हुई। इस औरत ने मेरी सरेआम बेइज्जती की है। जेड मार्केट जा रही है ना? मैं भी देखता हूँ। वो गुस्से में बाहर गया और किसी को फोन किया। तुम्हारे हाथ की मिल्क टी खत्म हो चुकी थी और तुम्हें और पीने का मन था। तुमने दूर एक मिल्क टी शॉप देखी और फिर छुपकर सेवन सिस्टर को देखने लगे। वांग सीकी तुम्हारी ये चालाकी समझ गई और हंस पड़ी। शाओके को मिल्क टी पीनी है, सिस्टर अभी अपने बेबी के लिए लेकर आती है। वो उठने ही वाली थी कि तुमने उन्हें रोक दिया। सिस्टर, मेरे पास भी पैसे हैं, मुझे फोन से पे करना आता है। तुम्हारी फैमिली हमेशा से सन्स प्रोड्यूस करती आई है, पर तुम्हारे डैड के जनरेशन में लगातार 8 डॉटर्स पैदा हो गई। तुम्हारी मॉम ने जिद में आकर 45 की एज में एक और चांस लेने का प्लान बनाया और मेल एयर के लिए स्पाइसी हॉट पॉट खाकर स्क्वायर डांस किया। तुमने अपना फ्रूट 17 फोन हिलाया और खुशी खुशी मिल्क टी शॉप की तरफ भाग गए। वांग सीकी हंसते हुए बाहर चेयर पर बैठ गई। उन्होंने नोटिस किया कि शॉपिंग बैग्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो उन्होंने आंट लैन को कॉल किया। आंट लैन, घर से 2 मेड्स को भेज दो, मैं दिवांग मॉल के 7th फ्लोर पर हूँ, ये सामान उठाना है। ओके मिस। कॉल कट करने के बाद वांग शी तुम्हें देखने लगी कि तुम कैसे मिल्क टी खरीदते हो। नेक्स्ट, एक कस्टमर ने ऑर्डर लिया और चला गया और आगे कोई नहीं आया। नेक्स्ट, गर्ल स्टाफ ने कंफ्यूज होकर देखा, कोई आ क्यों नहीं रहा सिस्टर? उसे अचानक एक छोटी सी आवाज सुनाई दी, सिस्टर, मुझे 2 स्ट्रॉबेरी बोबा मिल्क टी चाहिए, नॉर्मल रूम टेम्परेचर। उस गर्ल स्टाफ ने नीचे देखा तो उसे एक छोटा सा बच्चा दिखा। वाओ, कितना क्यूट बच्चा है। मन कर रहा है इसकी गाल खींच लो। काउंटर की हाइट 1-2 मीटर्स थी और तुम उससे छोटे थे, इसलिए वो तुम्हें देख नहीं पाई। ओके लिटिल ब्रदर,
मैं अभी बनाती हूँ। क्या तुम अकेले आए हो? वो लड़की तो सोच रही थी कि तुम्हें किस रंग के बोरे में किडनैप करे। नहीं, मैं अपनी सिस्टर के साथ आया हूँ। वो वहां बैठी है। तुमने अपनी छोटी सी उंगली से बाहर इशारा किया। वांग सिक्की मुस्कुराते हुए तुम्हें देख रही थी। सूरज की रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी, जिससे वो किसी गॉडेस जैसी लग रही थी। वहां खड़े सब लोग हैरान रह गए। ये सिस्टर और ब्रदर दोनों इतने खूबसूरत हैं। इनकी फैमिली जेनेटिक्स कितनी स्ट्रांग होगी। वो गर्ल स्टाफ होश में आई और प्यार से बोली, जाओ अपनी सिस्टर को बुला कर लाओ। तुमने हाथ हिलाया, मुझे पेमेंट करना आता है, ये बहुत ईजी है, मेरे पास पैसे हैं। सिस्टर को बुलाने की जरूरत नहीं, तुम अपना फ्रूट फोन निकाल कर बोले, बताइए कितने पैसे हुए। अच्छा, मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ, एक मिल्क टी 16 रुपए की है, तो 2 मिल्क टी के कितने पैसे दोगे? अगर सही जवाब दिया तो 1 कप फ्री। तुमने मन ही मन सोचा, ये सवाल नॉर्मल बच्चों के लिए ठीक है, पर मेरे लिए ये इंसल्टिंग है। 32। वाह, कितना स्मार्ट बच्चा है। ये लो, 1 कप मेरी तरफ से फ्री। तुमने रीचैट ओपन किया और वॉलेट चेक किया, फिर पेमेंट स्कैन किया और खुशी खुशी मिल्क टी लेकर शॉप से बाहर आ गए। नेक्स्ट, पीछे खड़े एक आदमी के पसीने छूट गए। उसने अभी तुम्हारे फोन में देखा था, तुम्हारे वीचैट वॉलेट में 1 लाख रुपए थे। वांग सीकी तुम्हारी बहुत तारीफ कर रही थी। उन्हें याद था कि आंट लैन ने कहा था कि तुम हमेशा लाइब्रेरी में बुक्स पढ़ते रहते हो। क्या इसने खुद ही मैथ सीख लिया? क्या मेरा ब्रदर एक जीनियस है? तुम्हें खुशी से मिल्क टी पीते देखकर उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा। जीनियस हो या बेवकूफ, है तो मेरा ही ब्रदर। तुम दोनों एलिवेटर से 7th फ्लोर पर आ गए। मेज भी पहुंच चुकी थी, तो वांग सीकी ने बैग्स उन्हें दे दिए और तुम्हारा हाथ पकड़कर घूमने दी। 7th फ्लोर बाकी फ्लोर से बिल्कुल अलग था। यहाँ ज्यादातर मिडिल एज या बूढ़े लोग घूम रहे थे। यहाँ शॉप्स कम थी और स्ट्रीट स्टॉल्स ज्यादा लगे थे। आइस टाइप जेड सिर्फ 30,000 में। आओ देखो, प्राचीन राजाओं के कपड़े सिर्फ 9,999 में। चिंग डायनेस्टी के ब्लू एंड व्हाइट पोर्सलिन। तुम सड़कों पर चल रहे थे और तुम्हारी स्पिरिचुअल सेंस चारों तरफ फैली हुई थी, पर तुम्हें कोई भी हाई क्वालिटी जेड नहीं मिला। तुम्हारे पास एक अल्टीमेट जेड तुम्हारा पेंडेंट था, जिसे स्पिरिचुअल टूल बनाया जा सकता था, पर अगर तुमने वो सिस्टर को दिया तो वो पक्का उसे वापस कर देंगी, क्योंकि वो तुम्हारी फैमिली का एयरलूम था। अचानक तुम्हारी नजर एक छोटे स्टॉल पे रुक गई। वहां से एक हल्की सी स्पिरिचुअल वेव आ रही थी। तुम्हें एक खजाना मिल गया था।